अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, सबसे पहला मकसद ये है, मैंने ये प्रोग्राम क्यों सोचा। हालांकि आमतौर पे मेरी बातें, मेरी एक्टिविटीज ये दावत रिलेटेड होती हैं, गैर मुसलमानों में इस्लाम के बारे में जो गलत फहमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं अचानक एजुकेशन में क्यों आ गया? दरअसल वजह यह है कि पिछले 3 साल से मैं जब पढ़े लिखे मुसलमानों के तबके का मुआयना कर रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, तो मैंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ी जरूरत है हमारी कम्युनिटी में, स्पेशली एजुकेशन को लेकर। एजुकेटेड होते हैं, ग्रेजुएट होना अलग चीज है, एजुकेटेड होना अलग चीज है, दोनों अलग चीजें हैं। हमारे वहां ग्रेजुएशन है, एजुकेशन कम है। और दूसरी कम्युनिटी में ग्रेजुएशन के साथ एजुकेशन बहुत है। तो मैं दुबई में था, और दुबई में आपको पता नहीं है शायद कि लोग नौकरियों की तलाश में आते हैं पूरी दुनिया से। इराक, मिस्र, सीरिया, टूनिसिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, और इसमें मुसलमान भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, सब लोग होते हैं। और दुबई में माहौल ऐसा है कि आपको कोट पैंट पहन के घूमना पड़ता है, धूप में भी, और इसकी गर्मी यहां से ज्यादा होती है। और नौकरी की तलाश में आदमी बेचारा कोट पैंट पहन के घूमता है। एक दफा मैं खड़ा था किस दोस्तों के साथ, तो एक शख्स आया, तकरीबन 45 साल का था, और हम लोग ऐसे खड़े हैं, और वो आकर पूछता है, साहब कोई छोटी सी नौकरी मिल सकती है क्या मुझे? और बड़े ही आजीजी से पूछ रहा था। थोड़ा सा मैं चौंक गया, मैं इस तरह से क्यों पूछ रहा है भाई? तो बोलता है कि भाई देखो, मेरी माँ बीमार है, मेरा एक बच्चा अपाहिज है, और मैं पाकिस्तान से आया हूं। मेरी जो वहां की नौकरी है वो मेरा घर चलाने के लिए काफी नहीं है, यहां पे कोई नौकरी मिल सकती है क्या? वो भी जब पूछा तो मैंने बोला, देखिए आपका बायोडाटा, हो सकता है हम किसी से बात करके आपको नौकरी दिला सकते हैं, मैं भी यहाँ नया हूं। कब बायोडाटा देखा तो बड़ा इंप्रेसिव बायोडाटा था, आप लोगों के भी होंगे शायद। एमए फर्स्ट क्लास, एसएससी में फर्स्ट क्लास, इंग्लिश में 98 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, बड़ा इंप्रेसिव बायोडाटा था। तो मैंने कहा कि साहब आपको तो नौकरी मिल जानी चाहिए फौरन, बहुत इंप्रेसिव बायोडाटा है, क्या ग्रेड्स है आपके? उसने लिया और चलने लगा, कहता है गुड ग्रेड्स नॉट इनफ, गुड ग्रेड्स नॉट इनफ, ऐसा बोल के चला गया। देखता रहा मैं उसको, गायब हो गया चलते चलते। लेकिन वो बात मेरे दिल में खटकने लगी, क्या वाकई में हमारी पढ़ाई, हमारे सर्टिफिकेट्स हमें नौकरी या छोकरी यानी शादी के लिए क्या वाकई में काम आते हैं कि नहीं आते? लोग पूछते हैं खाली कि आपने कितना पढ़े हैं आप। जब आप शादी के लिए बायोडाटा देंगे ना, तो कोई बायोडाटा पढ़ेगा नहीं आपका, खाली लोग पूछेंगे कि आप पढ़े कितने, एमए, पीएचडी, ओके, बताएंगे, पूछेंगे नहीं कि आपके सर्टिफिकेट देखा एसएससी में कितना आया, और लड़की को क्या लेना देना उससे, कितना कमाता है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारी पूरी एजुकेशन की रेस होती है ग्रेड्स की तरफ, और खास करके इंडिया पाकिस्तान में हर शख्स चाहता है कि ड्रीम करियर हो, ड्रीम करियर। ड्रीम करियर यानी अफसाना, यानी मुझे लोग साहब बोले, मेरी एक एयर कंडीशन ऑफिस हो, मेरी गाड़ी हो, और लोगों के अंदर मैं कोट वोट पहन के घूमता रहूं, आगे पीछे लोगों, इसको कहते हैं ड्रीम करियर। तनख्वाह बड़ी बड़ी हो, मैं फॉरेन में हवाई जहाज में घूमता रहूं। तो ऐसे बाज ड्रीम करियर हमारे सामने आते रहते हैं मार्केट में, और ये ट्रेंड हमारा भी हो जाता है इस उम्र में, खास करके जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और खास करके 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड। ये 3 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसमें बहुत मेहनत करते लोग, इसलिए कि 10th के बाद आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, और मिलने के बाद आपको मेडिसिन या इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, या मेडिकल साइंस, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये टॉप प्रोफाइल के करियर माने जाते हैं, बड़े टॉप प्रोफाइल के। तो लोग इसी को देखकर एक मेहनत करते हैं कि हमारे ग्रेड्स आवे, हमारे ग्रेड्स आवे, ग्रेड्स आवे, और इतने परेशान होते हैं कि 97% अगर अल्लाह ने दे दिया तो भी खुश नहीं होते, 100 क्यों नहीं आया?
शायद आप लोग भी उस दौर से गुजरे होंगे कि भाई हमारे परसेंटेज इतने ज्यादा क्यों नहीं आए। और उसके बाद वक्त गुजरता है, 12th स्टैंडर्ड पे हम और मेहनत लगा देते। यहां तक कि मैंने देखा हूं कुछ लोगों को कि घर में मैयत होती है, लेकिन हमारा बेटा 12th स्टैंडर्ड में, उसको डिस्टर्ब मत करो, तो वो जनाजे में भी नहीं आता है, शादियों में तो नहीं जाता है, लेकिन घर में दादा की या दादी की मैयत हो चुकी है, लेकिन हमारे बच्चे की एग्जाम, उसको डिस्टर्ब मत करो, तो वो बच्चा अपने कमरे में पढ़ रहा है, जनाजा जा रहा है। यानी इतना हम एजुकेशन और करियर से ऑब्सेस हो जाते हैं। ऑब्सेस कहते हैं ना, किसी चीज का नशा चढ़ जाना जहनी तौर पे, कि आदमी उससे पार देखता ही नहीं, बस मुझे यही करना है, यही करना है। और ये सोचते हैं कि अगर ग्रेड्स आ गए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल लाइफ में अगर आपने देखा होगा, जो बच्चा पढ़ने में होशियार होता है उसी को तालियां मिलती है, उसी को गुलदस्ते मिलते हैं, उसी को ट्रॉफी मिलती है। हमको आपको नहीं मिलती है। मिली किसी को? बहुत कम मिली होगी शायद, अनलेस के आपको फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया तो प्रिंसिपल हाथ मिलाता है, देता है, आप खुश होकर चले जाते हो। लेकिन आमतौर पे उसी क्लास में दूसरे बच्चे भी होते हैं। जैसे कि मैं एक स्कूल का एनुअल डे में था 2-3 महीने पहले, वो बच्चा नाम लेते हैं, सारे बच्चे बैठे हैं, इनके पेरेंट्स बैठे हैं, ऐसा हॉल भरा हुआ था, तकरीबन 350 लोग थे, उसमें 150 बच्चे थे। अब एक बच्चे का नाम लेते हैं अब्दुल, तो वो अब्दुल माइक पे स्टेज पे आता है, मैथ्स में फर्स्ट आया, हाथ मिलाते उसको कुछ मिलता है। फिर दूसरा बच्चा आता है साइंस में होशियार, तीसरा बच्चा आता है इंग्लिश में होशियार, ऐसे सारे बच्चों को एक के बाद एक प्राइज मिल रहा है। तकरीबन 75 अवार्ड्स मिले एकेडमिक्स में। कितने? 75 एकेडमिक्स में। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई, कुछ बच्चे ऐसे ही देख रहे थे, मैं समझ रहा है इनको भी तलब थी कि शायद हमको कुछ प्राइज वाइज मिल जाता, लेकिन नहीं मिला। हो सकते पढ़ने में एवरेज है। तो वो बच्चों का ग्रुप अलग था। मैं इस तरह से हमेशा नजर रखते रहता हूं। तो मैंने पूछा भाई, आप लोग में से किसने अपने माँ बाप के लिए कपड़े की इस्त्री कर सकता है? कौन कर सकता है? तो एक बच्चे ने हाथ उठाया, मैं कपड़े की इस्त्री रोज करता हूं। तो मैंने बोला, इसको भी तो प्राइज मिलना चाहिए ना। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। हमारे यहां खाली एकेडमिक ग्रेड्स देखे जाते हैं। तो ये बच्चा होशियार है, जरूरी नहीं कि 90 आउट ऑफ 100 लाने वाला बच्चा होशियार हो। ये होशियारी का डेफिनेशन नहीं है, वो सिर्फ मैथ्स में होशियार है। तो जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जिंदगी में जो प्रैक्टिकल रियलिटी होती है, उसमें वो होशियार नहीं है। ना उसको कपड़े की इस्त्री करने आते हैं, ना अपना वार्डरोब ठीक करने आता है, ना वो जाकर तरकारी खरीद सकता है, ना अच्छे टमाटर पसंद कर सकता है, बल्कि ग्रेड्स आते हैं। तो रियलिटी की जो लाइफ होती है उसमें वो डिसऑर्गेनाइज रहता है। इसीलिए देखो, आप जाकर अपना वार्डरोब देख लो, आज जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, कपड़े कैसे पड़े होंगे, सूखकर ऐसे लपेट के फेंक देते हैं। कपड़ा लपेटने भी नहीं आता है बहुत लोगों को। चुनाचे फिर जब आपके अच्छे ग्रेड से 50,000 की सैलरी है, लेकिन जब आपकी बीवी आएगी तो आपसे परेशान रहेगी कि तो अपना कुछ काम ही नहीं करता, छोटी छोटी चीजें भी उसको ढूंढ के देनी पड़ती है। ये साइकोलॉजी हो जाती है। यानी एक सिस्टम बन जाता है हमारे यहाँ कि एजुकेशन इज अ रूट, एजुकेशन इज ए पैरामीटर फॉर सक्सेस एंड ब्रिलियंस। कि आदमी एजुकेटेड है तो ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट ए पर्सनैलिटी। इसीलिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका बायोडेटा आपको सिर्फ इंटरव्यू के टेबल तक पहुंचा सकता है, आपको नौकरी नहीं दिला सकता है। कोई आपको फोन करके नहीं बोलेगा हमने आपका ग्रेड्स देखा तो हमने आपको नौकरी पर रख लिया, कभी भी नहीं होगा ऐसा। चाहे वो 1,500 की सैलरी भी क्यों नहीं होगी, लेकिन आपसे बात करेंगे। और जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि आप मेहनती हो, आप ईमानदार हो, आप लॉयल हो। वो आपको 2 महीने के बाद पता चलेगा, राइट? तो फिर किस बुनियाद पर 40 आदमी में से एक आदमी को चुना जाता है? किस बुनियाद पर चुना जाता है? उसकी बातचीत के अंदाज पे। दैट्स द ओनली थिंग। सिर्फ उसकी बातचीत के अंदाज पे चुना जाता है। और ये हमारे एजुकेशन में कभी भी नहीं सिखाया जाता, हाउ टू टॉक। हम अंग्रेजी में जर्नल लिख सकते हैं, हमारे यहाँ MA BA किए हुए लोग हैं इंग्लिश में, लेकिन क्या बात कर पाते इंग्लिश में? नहीं कर पाते, इसलिए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं वो। 3rd स्टैंडर्ड तक ओरल एग्जाम्स होती है, स्टेज टीचर आती है, निसार यस मैम, पोइट्री बोलो, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, तो शुरू हो जाते हैं 3 साल तक।
उसके बाद क्या होता है, जब हम सेकेंडरी में आ गए हैं तो पूरा सेकेंडरी से लेकर पीएचडी तक यानी आपके एजुकेशन के कम से कम 15 साल सिर्फ बेंच पर बैठने का और जर्नल कंप्लीट करने का, दैट इज ओनली एजुकेशन। राइट और रॉन्ग? कभी आपने हाथ उठाकर साल में हफ्ते में एक बार पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना आपको 6 घंटा खामोश रहने का, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे देखने का और जर्नल्स कंप्लीट करने का, ये आपका एजुकेशन है। बात नहीं कर सकते आप। फिर आप घर पे चले गए, 3 घंटा आपने आईपीएल मैच देखा या 2020 देखा या सीरियल देखा या फिल्म देखे, तो 3-4 घंटे आपके और चले गए, आपको बातचीत का मौका ही नहीं मिला। आप अंग्रेजी में बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातचीत की प्रैक्टिस नहीं होती है। आप ईमानदार हैं, आप मेहनती है, लेकिन क्योंकि आप बोल नहीं पाते हैं इसलिए सामने वाला आपको समझ नहीं पाता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं, इसीलिए हम करियर्स के लिए कंफ्यूज रहते हैं अक्सर तबका। मैंने जहां गया हूं वहां मैंने यही देखा कि लोग समझते हैं कि बस परसेंटेज लाना यानी ही इज अ ब्रिलियंट पर्सन। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। शायद आप लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हमारे परसेंटेज हाई है तो मैं ब्रिलियंट हूं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके क्लास में कोई बच्चा ऐसा होगा, मेरे क्लास में एक बच्चा ऐसा था जो डफर था, एब्सोल्युटली डफर, यानी सर कहते थे कि अगले साल भी तुम इधर ही यही सीट पे बैठोगे, ऐसा। 20 साल के बाद वो बच्चा बिजनेसमैन बन जाता है, चैरिटी के हॉस्पिटल चालू करता है, और उसके साथ में पढ़ने वाले जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बने वो उसके बाद नौकरी करते हैं। लाइफ चेंज हो गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह से आप पढ़ाई और लिखाई को अपना निस्बुल ऐन समझते हैं, उस पैरामीटर से थोड़ा सा नीचे उतरना चाहिए आपको। जिंदगी के प्रैक्टिकल एजुकेशन भी होने चाहिए। हमारी पढ़ाई कितनी हो, एक अंदाजा लगाइए आप। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें फर्स्ट से लेकर 5 तक आपको 60 पेजेस की बुक होती है, दैट्स ऑल। 6 बुक्स साल भर में पढ़ने का, बाकी तो 3-4 महीना तो छुट्टियां होती है, उसमें तो पढ़ते नहीं हम। उसके बाद 100-150 पेजेस की बुक होती है, उसमें असाइनमेंट्स होते हैं, कुछ पोर्शन ओमिट हो जाता है, कुछ रह जाता है। ओवरऑल 7000 पेजेस हम पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड तक। 7000 पेजेस 7000 पेजेस 10 साल में पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि हम एजुकेटेड हो गए, डॉक्टर बनने के लायक हो गए। हालांकि कोई दूसरा बच्चा जो पढ़ने का शौकीन होगा वो 150-200 पेज सफे की नॉवेल एक ही दिन में पढ़ लेता है। ऐसे भी हो गए बच्चे, आपको पहचान जानते होंगे आप लोग। अखबार हम पढ़ते हैं, पूरा एक ही दिन में पढ़ लेते हैं। तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। एजुकेशन इज रियल एजुकेशन व्हेन यू गो आउटसाइड योर कॉलेज। जब आप अपनी कॉलेज छोड़कर बाहर जाते हो तब आपका एजुकेशन शुरू होता है, कैंपस में शुरू नहीं होता है। कैंपस में तो आपको लिखना पढ़ना सिखाया, दैट्स ऑल। किसी एक सेमिनार में मेरे साथ एक और मुकर्रिर थे, और ये कहते हैं कि मुस्लिम ऑडियंस थे, बच्चे लोग थे मुसलमानों के, और वो समझा रहे थे मुसलमानों को कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं। और उसने बड़ा अजीब किस्सा सुना दिया, शायद आप लोग में से भी कुछ लोग उससे गुजरे होंगे। वो कहता है कि मेरी बेटी 97 आउट ऑफ 100 लेकर आई मैथ्स में, एसएससी में है, यानी जो शुरुआत के जो फर्स्ट सेमेस्टर होती है ना उसमें। तो मैंने उसके साथ 4 दिन तक बात नहीं किया। मतलब क्यों? तो मैंने कहा 100 क्यों नहीं आया? सो आई वांटेड टू अप्लाई प्रेशर अपॉन माय डॉटर। तो उस वक्त तो मैं कुछ नहीं कहा, हमारे मेहमान है। बाद में मैंने कहा कि भाई आपने गलत किया, मेरा बेटा 35-40 लेकर आया तो मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। क्यों? अरे पास हो गया, एवरेज था तो भी पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप शुक्रगुजारी नहीं करते, हम लोग शुक्रगुजारी करते हैं। कितना फर्क है एटीट्यूड के अंदर। एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो आपके रास्ते में, जो तरक्की के रास्ते में जो रुकावटें होती है वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। आपका नजरिया क्या है एजुकेशन से? जहां तक मेरा ख्याल है अक्सर लोग यहां पीएचडी के स्टूडेंट्स है, शायद पीएचडी कौन कर रहा है? रेज अप योर हैंड्स। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, काफी। ग्रेजुएट्स कौन कौन है? पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन है? वेरी गुड। आप लोगों को पता है मेरा एजुकेशन कितना है? मैंने एमए के स्टूडेंट्स को, एमए के
एमए के स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर हिस्ट्री में ऑनर्स दिलाया था प्राइवेट ट्यूशन देकर। मेरी डिग्री कौन सी होगी? कैन एनीबडी? कोई अंदाजा? आई एम 12th स्टैंडर्ड फेल, लेकिन मेरी पढ़ाई चालू थी, वो डिग्री नहीं मिली लेकिन पढ़ाई चालू रखी। तो पढ़ाई चालू रखने का मतलब ये है कि आप यू गेन नॉलेज, नॉट ओनली डिग्रीज आफ्टर डिग्रीज आफ्टर डिग्रीज। एक लड़के का मैं इंटरव्यू ले रहा था स्कॉलरशिप के लिए, ही वांटेड स्कॉलरशिप, और हमारे वहां हम लोग बंबई में स्कॉलरशिप देते थे। 28 साल का लड़का है, 28 साल का, और ही इज अप्लाइंग फॉर पीएचडी। तो कहता है कि मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मुझे कम से कम 25,000 रुपया शायद फीस होगी। 25,000 रुपया बंबई में कोई बड़ी रकम नहीं है। शायद आपके मोबाइल 25,000 के हो गए सबके, बाद में पूछेंगे शाम को। 25,000 रुपये के लिए वो बेचारा अप्लाई कर रहा है। मैंने पूछा कि घर में कौन कौन है? तो कहते अब्बा है, बहन है और छोटा भाई है और छोटी बहन है। छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई एमएससी कर रहा है, वेरी गुड। बहन क्या करती है? बहन भी एमएससी कर रही है। तुम में से कोई कमाता नहीं है? तो कहता हम लोग नहीं कमाते, तीनों नहीं कमाते। एक 25 साल का, एक 27 साल का और एक 29 साल का, एक भी आदमी कमाता नहीं है। तो फिर आपका घर कैसे चलता है? तो क्या कहते हैं, मेरे अब्बा दर्जी है और वो घर चलाते हैं। मैंने कहा कि क्या उम्र है उनकी? 65 ईयर्स। एक आदमी 65 साल का है, बुढ़ापे में अपने बच्चों का पीएचडी करा रहा है, एमएससी करा रहा है, और वो सुई में धागे डालता है, सुई में धागे डालता है। तो क्या आपको लगता है दोस्त चिल्ड्रन आर एजुकेटेड? मुझे नहीं लगता दोस्त चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, दे फेल्ड। इसलिए कि कम से कम साइड इनकम करो, कुछ नौकरी करो, ट्यूशन दो, कुछ तो रोजी हासिल करो, घर के अंदर ताउन दो। डिग्री के बाद डिग्री के बाद डिग्री के बाद ये सोचते रहना कि हमारी डिग्रियां जितनी आएगी उतनी मुझे सैलरी हायर मिलेगी, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। कभी भी आपकी डिग्रियों को देखकर सैलरी नहीं दी जाती, आपके परफॉर्मेंस को देखकर सैलरी बढ़ती है। इसीलिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप लोग देखोगे एक आदमी बाद में आता है, आगे बढ़ जाता है, उसकी बात करने की आदत है। सभी लोग मैथ्स के टीचर्स होते कि नहीं होते? जो हमारी मैथ्स की टीचर हैं सभी लोग ग्रेजुएट थे मैथ्स में, लेकिन उनमें बहुत कम है जो पढ़ाने के अंदाज रखते हैं, बस वही फर्क होता है। उसी तरीके से सेल्समैन होता है या मैनेजर होता है या लीडर होता है, वो किस तरह से अपनी बात समझाता है, दैट मेक्स हिम टॉपर। लिखने को तो कोई भी लिख सकता है, आजकल तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गूगल से और असाइनमेंट सबमिट कर लेते हैं लोग। लेकिन रियल अगर जब बात आती है उसी टॉपिक पर डिस्कस करना होता है जिसमें आपको 80 मिला है, 90 मिला है, तो शायद हम में से बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नुक्स है, जिसकी बदौलत ये होता है कि हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद बाज वक्त ऐसा होता है कि हमारे पास डिग्री और प्रोफेशन, अच्छी सैलरी आने के बाद भी हम खुश नहीं होते। मैनी ऑफ अस जॉब जंपिंग कहते हैं, कॉर्पोरेट की जबान में इसको कहते हैं जॉब जंपिंग। मैं डॉक्टर हूं लेकिन मुझे मेडिसिन पसंद नहीं है तो मैं बिल्डर बन गया। एक मैं इंजीनियर था लेकिन मैं मार्केटिंग में चला गया। अरे भैया तुमने इतना पैसा खर्चा किया, मां के जेवर बेच दिए, तुम इंजीनियर बन गए, अभी तुम इंजीनियर नहीं हो। बोले नहीं मजा नहीं आता है। वो क्या बात है, मजा क्यों नहीं आता है? कभी सोचा आपने? हो सकता है आपको भी ऐसा हो कि मैं 12th स्टैंडर्ड में मैं साइंस में गया या मैं साइंस में गई, मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन परसेंटेज कम आया, मैं बीएससी कर रही हूं या बीएससी कर रहा हूं, आई एम नॉट हैप्पी। जो भी बच्चा साइंस में जाता है वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ख्वाहिश लेकर जाता है, राइट और रॉन्ग? लेकिन सब लोग नहीं बन पाते, पैसे की वजह से नहीं, 1-2 मार्क्स कम पड़ गए खाली, बस सिर्फ 1-2 मार्क्स, अदरवाइज मैं डॉक्टर बन सकता था। वो अफसोस आ जाता है उसके अंदर, उसी की वजह से वो बीएससी करके डॉक्टर से ज्यादा भी कमाएगा एज ए प्रोफेसर, लेकिन वो खटकता है कि मेरी शिकस्त हुई, मेरी शिकस्त हुई, वो खटकता है। तो मैं टीनेजर्स का एक सेमिनार ले रहा था, टीनेजर्स का, जिसमें एक्चुअली मेरा स्पेशलाइजेशन है। आप लोग थोड़ा बहुत बड़े मेरे लिए और मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है, इसलिए संभाल के बोलना पड़ता है। लेकिन जब मैं टीनेजर्स के साथ बात करता हूं तो आप देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। स्कूल के बच्चे रहते 8, 9, 10th के। तो मैंने पूछा डॉक्टर किसको बनने का है? अभी तो सब निकल गए 12th स्टैंडर्ड के बाद, अगर अब 8th स्टैंडर्ड में आता तो मजा आता। सबने हाथ, आधी क्लास ने हाथ उठाया। डॉक्टर बनने का? एक खड़ा हो जाओ। यस सर। डॉक्टर क्यों बनने का है? सर खुजा रहा है, पता नहीं डॉक्टर क्यों बनने का।
वी डोंट नो द रीजन। आपको इंजीनियर क्यों बनने का है? मैंने ग्रीन शर्ट येलो पैंट के साथ क्यों पहनी, क्रीम पैंट के साथ? देयर शुड बी रीजन। को नहीं पता है। मैंने कहा सोचो, और कौन था? तो सबने हाथ नीचे कर दिए। एक बच्चे ने हिम्मत करके बोला, सर आई वॉन्ट टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल। फायर फाइटर क्यों नहीं बनता है? फायर ब्रिगेड ज्वाइन कर ले, म्युनिसिपैलिटी ज्वाइन कर ले, भाई मच्छर मारो, सबकी जान बचानी है तो बहुत सारे रास्ते बताता हूं। डॉक्टर क्यों बनना है? तो फिर सर खुजाने लगे। मैं बताऊं आपको क्यों डॉक्टर बनना है? डॉक्टर के साथ एक लकब लगा हुआ रहता है, डॉक्टर साहब। इसलिए बचपन से हमारी मां कहते थे, एक निसार तो डॉक्टर बनेगा ना, लोग तो उसको डॉक्टर साहब बोलेंगे। और जब मैं स्कूल में था तभी ये ट्रेंड था, तभी इतने सारे करियर नहीं थे। आज तो कितने करियर है, मैं कंफ्यूज हो जाऊं। करियर अगर मुझे पसंद करना है आज फिर से तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इतने सारे ऑप्शंस है। मेरे जमाने में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। कॉमर्स में बीकॉम या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दूसरा कुछ नहीं। ये मार्केटिंग तो सब अभी आया। साइंस में बीएससी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ऐसे 2-4 इंजीनियरिंग थे, दैट्स ऑल। और डॉक्टर। और आर्ट्स में तो, आर्ट्स में गए यानी आप तो समझ लो बेकार स्टूडेंट है। 35-40 मार्क्स आएगा तो आर्ट्स में ज्यादा आदमी है। हमारे आज तो 80% वाले आर्ट्स में जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता था कि अगर कोई शख्स, कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो सोसाइटी में, 80s की बात करता हूं, तो सोसाइटी में उसका स्टेटस होता है। डॉक्टर साहब घर पे आता है विजिट के लिए, तो पैसे वाला आदमी होगा, डॉक्टर साहब की बैग उठाएगा, नीचे तक छोड़ने जाएगा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो उस वक्त जो औरतें रहती थी अपनी बेटी के लिए, जब दामाद अपने लिए तलाश करती है ना, तो वो डॉक्टर्स पसंद करते थे। अरे डॉक्टर है दामाद, डॉक्टर है। तो देखता नहीं थे कि डॉक्टर खूबसूरत है, हैंडसम है, स्मार्ट है। डॉक्टर है ना, हमारी बेटी उधर ही जाएगी। पैसे वाली की बेटी, खूबसूरत की बेटी, खूबसूरत बेटी अगर शादी करेगी तो डॉक्टर के साथ करेगी। एक स्टेटस था। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पीछे भागते थे। अमेरिका रिटर्न, अगर कोई अमेरिका रिटर्न होके आता था ना, तो गुजराती अखबार पे, मुझे अब तक याद है, पूरा पेज एडवर्टाइजमेंट इश्तिहार रहते थे कि मेरा बेटा लंदन रिटर्न, अमेरिका रिटर्न, लड़की की तलाश में है, 35 साल का है, हाइट 5'5", लड़की चाहिए पतली, दुबली, लंबी, गोरी। अजीब है। एक क्रेज था और लोग देते भी थे, यानी लाइन लगती थी। मैं सच कहता हूं, लाइन लगती थी प्रपोजल्स की। डॉक्टर अमेरिका रिटर्न, उस वक्त अगर कोई अमेरिका रिटर्न आता है तो बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। आज अगर कोई अमेरिका से रिटर्न है मतलब उसकी नौकरी चली गई, क्राइसिस है, फाइनेंशियल मेल्टडाउन चल रहा है, तो उसको कोई लड़की नहीं देगा। अमेरिका रिटर्न है, वक्त का पहिया बदल चुका है। तो डॉक्टर्स को देते थे। लोग इस तरह से करियर पसंद करते थे कि समाज में ट्रेंड क्या है, और शायद आज भी वैसे ही है। अभी क्या हो गया, अभी लड़कियां होशियार हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करेंगे, हाँ मम्मी, लेकिन वो सलमान खान जैसे दिखना चाहिए, डॉक्टर हो तो भी। यानी आज चेंज हो गया, अभी डेफिनेशन, अभी और क्वालिफिकेशंस आ गए। तो हैंडसम भी होना चाहिए, खाली डॉक्टर नहीं चलेगा। तो माँ की ख्वाहिश है डॉक्टर और बेटी की ख्वाहिश है हैंडसम भी होना चाहिए, तो दोनों। तो जिम में देखो, यहाँ जिम खुलने शुरू हो गए, सब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। आप कभी भी जाके देख लीजिएगा, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? कि भाई अभी समाज का तकाजा है, पीपल, लोगों को चाहिए। इंशाल्लाह इसका डिस्कशन कल करूंगा, सब अगर आज बता दूंगा तो आप लोग कल आओगे नहीं। तो इस तरह से लोग ट्रेंड पसंद करते हैं। ट्रेंड को देखकर लोग एक फन पसंद करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर बनना क्यों चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना क्यों चाहता हूं, इसलिए कि समाज में इसका स्टेटस है, पैसा नहीं, स्टेटस है। तो स्टेटस देखकर कभी भी करियर पसंद नहीं करना चाहिए। एक शख्स सोचता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों? डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर बन जाएगा। उसने अपने दिल को पूछा इसलिए डॉक्टर बना। आपको क्यों डॉक्टर बनना है? बस मुझे अच्छा लगता है। एक लड़का, मुझे पायलट बनना है। क्यों पायलट बनने का है? पता नहीं सर, मैं बताता हूं। वो फिल्म देखी थी ना राजेश खन्ना की, ये हमारे जमाने की बात है। हाँ, वो पायलट होता है, हेलमेट लेके चलता है, 2 लड़कियां खूबसूरत साथ में चलती है। तो तुम समझते हो पायलट बनने से बहुत सारे फायदे हैं? तो बोलते हाँ ऐसा ही है कुछ। डोंट नो मी, मैथ्स तुम्हारा खराब है, फिजिक्स खराब है, और 2 लड़कियां देखी खूबसूरत तुमने, तो तुम सोचते हो कि पायलट बन जाऊंगा तो मेरे साथ भी हो जाएगी। दिस इज रॉन्ग। तो ट्रेंड देखकर कभी भी करियर पसंद नहीं करना चाहिए। ट्रेंड्स देखो, दिल को कभी नहीं पूछना चाहिए, दिमाग को पूछना चाहिए कि मैं क्या बनूं। 2 मशहूर फैसले जिंदगी के, एक शादी के और एक
पढ़ाई करियर के, दोनों क्वाइट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जब हम निकाह की बात करते हैं कि लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, उस वक्त हम दिमाग को पूछते हैं, उस वक्त दिल को पूछना चाहिए। बहुत सारे प्रपोजल ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं बायोडाटा देखकर ही, अरे मिल तो ले यार लड़की को, लड़के को नहीं, बायोडाटा पसंद नहीं आया। बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां रिजेक्ट हो जाते क्योंकि दिमाग को पूछा। बायोडाटा देखेगा तो दिल थोड़ी पड़ेगा, वो दिमाग पड़ेगा ना, दिमाग पड़ेगा उसका, दिल नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे अच्छे क्वालिफाइड लोग कुछ प्रोफेशन के लिए जिसको अल्लाह ने जिसमें उनको सलाहियत दी है, वो प्रोफेशन मिस कर देते हैं, इसलिए कि उन्होंने दिल को पूछा। सब डॉक्टर बनते, हम भी डॉक्टर बनेंगे, सब इंजीनियर बनते, हम भी इंजीनियर बनेंगे। मैथ साइंस का ठिकाना नहीं है, लेकिन सब बनते तो हम बनेंगे। महंगे महंगे ट्यूशन रखते हैं, कैसे भी करके बन जाते हैं, बन भी जाते हैं, सैलरी भी आ जाती है, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। जॉब सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जॉब सेटिस्फैक्शन है, आपको अगर मजा आता है काम करने में, देन आपने एक अच्छा करियर चूज किया है। यू हैव चोजन अ करियर ऑन द बेसिस ऑफ योर माइंड। लेकिन हमारे यहां करियर के चॉइस होती है ट्रेंड्स, सैलरी, स्टेटस। नए नए करियर आते हैं। बीच में एक सर्वे हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में, शायद एक सर्वे हुआ था 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे, आप सोचो कितने छोटे हैं, 5th 6th 7th। इनको पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ ए करियर यू वांट, क्या करियर पसंद करते हैं आप? तो मेजॉरिटी 70 आउट ऑफ 100, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का हो या कोई और अखबार का हो, 70 आउट ऑफ 100 बच्चे कहते हैं हमें वो करियर पसंद है जिसमें शोहरत मिलती है, यानी फिल्म स्टार, क्रिकेटर, समझे ना, अखबारों में फोटो आएगी, मॉडलिंग के प्रपोजल से मिलेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, लोग ऑटोग्राफ लेंगे, लोग आपके साथ फोटो गिराने के लिए खुश, मतलब बेताब होंगे कि भी हमारे साथ फोटो गिराओ, फोटो निकालो, समझे। तो लोग आजकल के बच्चे करियर कैसे पसंद करने लगे हैं? बेस्ड अपॉन द फेम, शोहरत। तो अब ये नया ट्रेंड आ गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले पैसा, स्टेटस, अभी शोहरत भी आ गई, खूबसूरती भी आ गई। तो कितनी सारी चीजें भीड़ में आ गई कि बाज वक्त मुसलमान भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, हराम और हलाल को छोड़ देता है। हाँ इसमें पैसा है, मजबूरी है, मैं गरीब हूं, तो ही डज नॉट चूज ए गुड करियर। करियर में और प्रोफेशन में क्या फर्क है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। करियर में और प्रोफेशन में क्या फर्क है? करियर कहते हैं किसी फील्ड को, और प्रोफेशन कहते हैं उस फील्ड में आपने एक चीज पसंद की, उसके जरिए आप रोजी कमाते हो। मिसाल के तौर पे आपका करियर कौन सा है? मैं मेडिकल फील्ड में हूं। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं दवाई बेचता हूं। आपका करियर क्या है? मैं मेडिकल फील्ड में हूं। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं नर्स हूं। आपका करियर क्या है? मैं मेडिकल फील्ड में हूं। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं सर्जन हूं। यू अंडरस्टूड? करियर एक फील्ड होती है, उसमें प्रोफेशन होता है। आपका करियर क्या? मैं एजुकेशन में हूं। आप क्या करते हैं? मैं किताबें बेचता हूं। आपका करियर क्या? मैं एजुकेशन में हूं। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं। तो प्रिंसिपल है, टीचर है, ये प्रोफेशन है, करियर नहीं है। करियर है एजुकेशन। अब आपको सोचना है कि भाई मैं किस तरह से करियर पसंद करूं। हालांकि आप लोग तो मोस्टली करियर में आ चुके हैं, पीएचडी और सब कर रहे हैं, बट यू हैव टू चूज ए प्रोफेशन नाउ। बहुत लेट आए हैं, मैं शायद बहुत लेट आया हूं। 3-4 साल पहले आप लोगों को मिलता तो वर्कशॉप का सिलेबस अलग होता, आज अलग है। तो आज आपको यह सोचना है कि भाई मेरे लिए प्रोफेशन कौन सा अच्छा है। हाउ डू यू डू दैट? किस तरह से हम सोचेंगे, किस तरह से हम बताएंगे अपने आप को कि मैं इसके लायक हूं। सबसे पहले ये जो नेगेटिव मार्केटिंग चल रही है कुछ करियर्स की, उसको भूल जाओ। ये करियर में पैसा नहीं है, ये करियर में वो नहीं है, ये करियर में वो नहीं है, यू फॉरगेट दैट, उसको आप छोड़ दीजिए। आप ये देखो कि आप किस सब्जेक्ट में महारत रखते हो। नंबर 1 मैथ, साइंस, मैथ्स के अंदर भी एल्जिब्रा, ज्योमेट्री। अगर एल्जिब्रा अच्छा है तो आप जा सकते हो सीए के लिए, अगर ज्योमेट्री अच्छा है तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, फिजिक्स अच्छा है आर्किटेक्ट बन सकते हो। उस एतबार से आपको पता होना चाहिए कि आपकी दिलचस्पी किस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा है। कैसे पता चलता है? खाली मार्क्स देखकर नहीं, जब आप पढ़ने बैठते हैं या जब आप क्लास में टीचर को सुनते हैं, अगर आपका माइंड
अगर आपका दिमाग टीचर जो सिखाती है उसको अडेप्ट कर लेता है फौरन, तो दैट सब्जेक्ट इज गुड फॉर यू। और ये अल्लाह ताला ने सारे लोगों को सारे सब्जेक्टों की महारत नहीं दिया। कुछ लोग मेहनत करके अच्छे ग्रेड्स लेकर आते होंगे, लेकिन उन सब्जेक्ट में उनकी दिलचस्पी उतनी नहीं होगी, उनका माइंड इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो करियर कभी भी मजबूरी करके पसंद नहीं करना चाहिए कि मैं मजबूर था, मुझे इसमें नहीं मिला इसलिए मैंने ये लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मेरा ख्वाब टूट गया, देखते हैं हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाते, डिप्रेस हो जाते हैं। जून महीने में बॉम्बे के अंदर काउंसलरों की ड्यूटी ज्यादा लग जाती है, बच्चे सुसाइड करते हैं। क्यों सुसाइड किया? फेल हो गया इसलिए? नहीं बाबा नहीं, फर्स्ट नहीं आया इसलिए। अरे भाई हम तो मिठाई बांटेंगे, पास हो गए तो तुम तो सुसाइड कर लिए। लोग सुसाइड करते क्यों? एक्सपेक्टेशन है। इट इज नॉट हेल्दी फॉर द सोसाइटी। जापान इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री के अंदर सबसे आगे है कि नहीं है? जापान सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा सुसाइड जापान में होता है, यंग जनरेशन। क्यों? प्रेशर ऑफ स्टडीज, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, हाई ग्रेड्स, अच्छी सैलरी, ज्यादा सेल होना चाहिए। फिर वही बच्चा जब एमए करता है या मार्केटिंग करता है, मैनेजर बनता है, सेल्स में जाता है, उसमें जाने के बाद वो फिर लगा रहता है प्रेशर के अंदर कि सेल बढ़ना चाहिए, कंपनी को ज्यादा कमा के दो। वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता तो आदमी सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि जापान की बस्ती कोई बड़ी ज्यादा बस्ती नहीं है, कंट्री मुल्क भी बहुत छोटा है, लेकिन सुसाइड की तादाद बहुत है। पढ़ा लिखा सोनी, पैनासोनिक, आप देखिए हिटाची, टोयोटा, सारी गाड़ियां देखो, सुजुकी, है ना, जापान का एक नाम है। लेकिन जापान में करियर के एतबार से लोग फ्रस्ट्रेटेड है। क्या फायदा? आपकी गाड़ियां दुनिया में चलती है, आपके गाड़ी के व्हील तकरीबन सारे अमेरिका में दौड़ते हैं, पूरी दुनिया में इनकी गाड़ियां दौड़ती है, इनकी अपनी गाड़ी नहीं दौड़ती है। जिंदगी में देखो तब नॉट हैप्पी। तो फिर क्या हम कहेंगे बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है? दैट्स इंपॉर्टेंट। आर यू बैकवर्ड और आर यू फॉरवर्ड? तुम फॉरवर्ड है तो सुसाइड नहीं करना चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम्हारे वहां हजारों की तादाद में आपको कुछ नहीं करना। गूगल में जाओ, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सुसाइड, आप देख लो। अगर लगता है कि ऐसे ही मैं हवा में बात कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ सुसाइड इन जापान, आप देख लीजिए। एक्सपेक्टेशंस की वजह से आदमी टूट जाता है। और अपने यहां भी ऐसा होता है, पता है आपको? इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड कहां होते हैं? हाँ, जोर से नहीं, वो किसानों की बात नहीं कर रहा हूं। बेंगलोर में होता है। बेंगलोर इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ सुसाइड। अभी कम हो गया। अभी महाराष्ट्र में होता है किसानों की, वो बेचारे खाने पीने नहीं होते, तो समझे ना, अभी अलग है। ज्यादा से ज्यादा सुसाइड होती है बेंगलोर के अंदर। और एक तबका था 3 साल बेंगलोर के ऊपर ऐसा गुजरा है कि सुसाइड पढ़े लिखे सबसे ज्यादा करते थे, व्हाइट कॉलर्ड। और स्टडीज की, मैंने भी थोड़ी सी स्टडीज की, उस वक्त मेरा भी कुछ लेक्चर चल रहा था फाइनेंशियल मेल्टडाउन के ऊपर। तो मालूम हुआ कि बेंगलोर में एक हवा चली थी टॉप सैलरीज की, हाई ग्रेड सैलरीज। कॉल सेंटर में 18-19 साल के बच्चे 50-60 हजार की सैलरियां ले रहे, और पढ़ाई छोड़कर लग गए, 12th स्टैंडर्ड छोड़ के कॉल सेंटर। अमेरिकन इंग्लिश में बात करते, ब्रिटिश इंग्लिश में बात करते हैं, तो इनकी सैलरियां 50,000, 60,000, 70,000। अब पैसा आना शुरू हुआ तो महंगी महंगी होटलों में खाते हैं, क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, एडिडास और मैकडोनल्ड और कोका कोला। पानी पीना छोड़ दिया, कोका कोला से गुसल भी कर रहे हैं, इनका चले तो। यानी ऐसे मतलब मटेरियलिज्म में ऐसे पैसा उड़ाने लगे। सब घर में सबके पास महंगे महंगे फोन 25,000 के, 30,000 के महंगे महंगे फोन। गाड़ियां आ गई, 4 महीने पहले बस स्टॉप पे खड़ा था, गाड़ियां भी आ गई। और सब जो है उसने सोचा कि 60,000 की सैलरी है, तो सब उसने क्रेडिट पे लिया, लोन पे ले लिया, मेजॉरिटी हजारों की तादाद में। अब क्या हो गया? 3 साल के बाद वो बलून फूट गया, नौकरियां छूट गई, सैलरियां कम हो गई, लेकिन कर्जा कम नहीं हुआ, ब्याज कम नहीं हुआ, अभी देने का आपको। अब खर्चा, अभी माँ को कैसे बोले माँ तू मोबाइल लिए, छोड़ो, छोटा मोबाइल रख ले, माँ को दिया। बीवी को तो हर शनिचर को शाम को जाकर एक्सपेंसिव होटल में, दिल्ली दरबार में जाके खाने का चिकन बिरयानी, वो तो ले जाना पड़ेगा। गाड़ी है, पेट्रोल भी भराना पड़ेगा, गाड़ी है तो कोई ना कोई ले जाता है। अब भाई साहब देख रहे हैं कि हमारी कमाई कम हो रही है, इखराजात कम नहीं हुए, एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ।
अब प्रेशर में कभी फोन आ रहा है बैंक में से, इज्जत चली जाएगी, गाड़ी चली जाएगी, फ्लैट खाली करना पड़ेगा, प्रेशर में सुसाइड कर लेते। कितने लोगों ने फाइनेंशियल मेल्टडाउन की वजह से, बेंगलोर में सिर्फ 5-6-7 साल पहले की बात है, हजारों की तादाद में। तो टाइटल मिला था बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ सुसाइड, सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया, उसको लकब मिला था। पता ये चला कि करियर के बारे में आदमी को बहुत, इट्स ए वेरी सेंसिटिव इश्यू। ऐसा नहीं कि आप जो है लोगों ने कह दिया कि मेरा बच्चा बहुत ब्रिलियंट है तो आप भी चने के झाड़ पे चढ़ गए और एक ही चीज के पीछे दौड़ लगाओ। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी फोकस्ड। आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि आपका दिमाग किस चीज में चलता है। एक आदमी अगर चाय बनाने में एक्सपर्ट है, मैं आपको कहता हूं, और अगर चाय की दुकान खोलेंगे तो आपकी चाय ब्रांड बन जाएगी। अरे चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया भाई। तो चाय बेचता था कि नहीं पता नहीं, बेचता था कि नहीं पता नहीं, कहता तो है। मेरे कहने का मतलब यह है, वो आइडियल नहीं है हमारा, मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी करियर उसको छोटा मत समझो। अगर आपको उसके अंदर फन, अगर आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हो तो आप उस करियर को छोटा मत समझो। इट इज इनजस्टिस टू योरसेल्फ। मेरे मोहल्ले में एक बच्चा था मेरे साथ में, हम लोग क्रिकेट खेलते थे साथ में, और वेकेशन में वो ट्यूशन देता था, कमजोर बच्चों को बुलाता था। और यानी वो अगर 10th स्टैंडर्ड में था तो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्यूशन देता है, पैसा बनाता था। धीरे धीरे ग्रेजुएट हो गया। अब उसको ट्यूशन के ऊपर मास्टरी आ गई, नौकरी करने नहीं गया, उसने ट्यूशन क्लास खोल दी अपने घर में। बस वही पंखा चलता है, इलेक्ट्रिक के बिल में कोई फर्क नहीं, किसी को भाड़ा देना नहीं, किसी को सैलरी देनी नहीं, सारी की सारी इनकम उसने ट्यूशन के पैसे से प्रॉपर्टीज खरीदी। बहुत कम केसेस होते हैं कि बंबई में अगर कोई इस तरह से कमाकर अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है, वेरी रेयर केसेस होते हैं। हालांकि पढ़ने में होशियार था। मैंने बोला, अरे केतन तू डॉक्टर नहीं बना? अरे डिसा डॉक्टर, मेरे हाथ के नीचे पड़े हुए बच्चे डॉक्टर बनते हैं आजकल, मैं डॉक्टर बनने की जरूरत क्या, पैसा आता है ना, गुड। अगर वो मायूस हो जाता है, मैं पढ़ने में होशियार हूं, मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं बच्चों के साथ में टाइम वेस्ट क्यों करता हूं, अगर उसने नेगेटिव सोचा था तो वो खुश नहीं होता था। इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड, विच सब्जेक्ट यू ब्रिलियंट इन। 1978 में जब मैं एसएससी में था, हमको भी प्रेशर लगाते थे, अरे निसार तो पढ़ने में बहुत होशियार है। अभी भी लोग मुझे होशियार कहते हैं, मैं अपने आप को होशियार समझता ही नहीं हूं। मेरे 7 मोबाइल खो गए, मेरे रीडिंग क्लासेस 25 खो गए, मैं कैसे होशियार हो सकता हूं? लोग मुझे कहते थे, एक अजीब तरह का प्रेशर था। और जब 65% आया एसएससी में, अरे इतना कम कैसे आया, जितना आएगा उतना आएगा ना। कि आप लोग समझते हो कि हम 6 फुट के लंबे, हम 6 फीट के नहीं है। अभी आप देखोगे उस चश्मे से तो हम लंबे नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से इमेज के शिकार हो जाते हैं, एक इमेज बनी रहती है। खास करके कुछ माँ बाप इमेज बनाते हैं, मेरा बेटा तो पढ़ने में बहुत होशियार, मेरा बेटा तो हर साल स्कूल में फर्स्ट आता है। अब 25 साल तक अपने मैके में जाकर बोलती है, शादियों में लोगों को कहती है, लोगों से पड़ोस में औरतों को पता है इसका बच्चा बहुत होशियार, बहुत होशियार। अब जब परसेंटेज कम आता है तो मुंह नहीं रहता दिखाने के लिए कि भाई क्या बोले, क्यों परसेंटेज कम आया, है कि नहीं। और कुछ बच्चे इतने ब्रिलियंट होते हैं स्कूल तक, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल्स मिलने के बाद उनका एजुकेशन का, स्टडीज का लेवल एकदम कम आ जाता है। हालांकि ये डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन फिर वो किसी लड़की के चक्कर में वो देवदास बन के, वो हाथ में नहीं आई लड़की, उसके साथ चली गई, उसके साथ डांस करते चली गई, मुझे कोई मिली नहीं, वो मातम करते करते उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। तो कॉलेज लाइफ यानी करियर हैज टू बी टेकन। अगर फोकस है करियर का तो इतना भी नहीं कि आप अंधे हो जाओ करियर के पीछे, कि जैसे कि मैंने कहा कि वो बच्चे के घर पे मैयत हो गई लेकिन जनाजे में नहीं गया, 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम है, एक बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, रमजान में रोजा नहीं रखता एसएससी में, क्यों? एसएससी की एग्जाम है, कभी 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद एग्जाम है तो रोजा नहीं रखता है। तो इतना करियर को जो है खुदा नहीं बनाना चाहिए। डोंट बी क्रेजी। अल्लाह ताला ने सबके रिस्क तकदीर में रोजी लिख ली है, सबके तकदीर में, कोई भूखा नहीं रहेगा। बस यू पिक अप अ करियर, देखो तुम किसमें महारत हासिल कर सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये देखिए, जब एक इमारत बनती है ना, उसमें सबसे ज्यादा मेहनत किसकी होती है? लेबरर की। अभी तो मशीन आ गए ना, पहले तो सर पे 2-2 ईंट उठाकर जाते थे ऊपर। अगर 40 माल की इमारत है, 40 माले की, तो 40 माला वो चढ़ के जाता था। सबसे ज्यादा मेहनत उसकी है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा, सबसे कम पैसा वो कमाता है।
और एक आर्किटेक्ट है, वो पेपर पे ऐसे ऐसे बना कर दे देता, बनाओ बिल्डिंग ऐसी, लाओ पैसा 10 लाख रुपया लाओ, 20 लाख रुपया लाओ, चार दिन में, उसकी मेहनत ही नहीं है। तो ये तकदीर की बात है, ये तकदीर की बात है। तो डोंट वर्शिप योर करियर, डोंट वर्शिप योर प्रोफेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अब अगर हम देखें, चलो अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएंगे, बहुत चंद सालों में कुछ लोग पीएचडी कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई? हम जॉब अप्लाई करेंगे, सिर्फ जॉब। विल यू नॉट ट्राई बिजनेस? पैसा किधर है? पैसा होना जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए। धीरूभाई अंबानी है ना, हम लोग गुजराती, हमको पता है। धीरूभाई अंबानी, मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि धीरूभाई अंबानी 1960s में 70s में कपड़े का थैला लेकर गांव में जाकर बेचता था, मजदूरी करता था। आज देखो कहां से कहां, सल्तनत देखो उसकी आज कहां से कहां पहुंच गई है। कर लो दुनिया मुट्ठी में कर लिया सरकार, मोदी जी को भी मुट्ठी में कर लिया, सबको कर लिया। तेल का भाव ही नहीं गिरा सकते आप भाई, नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं? पूरी। तो आदमी जो है तरक्की करता है धीरे धीरे तरक्की करता है। हमको चाहिए इंस्टेंट सैलरी, चाहिए ज्यादा सैलरी चाहिए। 50,000 वाली जॉब, 50,000 वाली जॉब आपको 10 साल के बाद 55,000 या 60,000 देगी। लेकिन अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप किया, आपने कोई बिजनेस किया, या कोई ऐसी फील्ड की तलाश की जिसमें आपने मेहनत शुरू की, हो सकता है 3 साल के अंदर आप उसी फील्ड में टॉप पे पहुंचो। ये ब्रांड्स जो आप देखते हैं आजकल, ये ब्रांड्स के पीछे जो भी आदमी, अब देख लीजिए, कोई भी पढ़ा लिखा, वो टॉप लेवल का एजुकेटेड है ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। ये लोग टॉप लेवल के एजुकेटेड लोगों को नौकरियां पे रखते हैं। और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी, खास करके कश्मीरीज, मुझे पता नहीं अलीगढ़ीज का क्या है, कश्मीरीज का प्रॉब्लम है, शादी क्यों नहीं करते भाई? वो लड़की वाले कहते हैं गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। हाँ, ये मेरा अपना सर्वे है भाई, मुझे पता नहीं कश्मीरी जहां बैठे हैं वो आप बाद में पूछ सकते हैं उनसे। गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी तो आपको लड़की अच्छी मिलेगी, भाई जॉब लेना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी भाई। आदमी, मैंने कहा ना, चाय भी बेचकर करोड़पति बन सकता है। बंबई में लोगों ने बटाटे वड़े बेचकर करियर बनाए अपने, बटाटे वड़ा बेचकर। हमारे घर के नीचे एक चिवड़े की दुकान है, चिवड़ा बेचते ना, वेफर, पोटैटो चिप्स, वो बेचते ना, तो वो चिवड़े की दुकान है छोटी सी, और उसका सेठ का बेटा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो गल्ले पे बैठ गया। मैंने कहा कि साहब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एजुकेशन वेस्ट कर रहा है। वो भाई साहब एजुकेशन वेस्ट नहीं कर रहा, एजुकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे? ये रेडीमेड धंधा है। अभी वो कमाने जाएगा, 12-15 हजार की जॉब लेगा, 3 साल कमाएगा, उसके बाद कोई मिला तो टॉप पे जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर नौकरी करेगा। बाप का रेडीमेड धंधा है, खाली हिसाब किताब रखने का है। तो धंधे में तरक्की हो गई जब से ये बैठ रहा है, तो उसको आता है हिसाब किताब, कोई पैसा नहीं खाता है, किसके पास कितना पैसा निकलता है सब इसको मालूम है। हमको तो लोग उल्लू बना के चले जाते थे। तो ये तो बाप दादा का धंधा रेडीमेड है। बाज बच्चे बाप दादा के धंधे चलाने में जो है एहतियात करते हैं, अरे यार नहीं ये क्या करने का। हालांकि कभी कभी वो धंधा भी आपको टॉप पे ले जाता है। आप में से होंगे कुछ लोगों के पेरेंट्स के बिजनेस भी होंगे, अगर पीएचडी होगे तो भी उस बिजनेस में जा सकते हो। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाकर धंधा इतना बड़ा कर सकता है कि 3-4 दुकान खोल दी उसने 3 साल में, तो उसने कमाया ना। और चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता तो सीधा सीधा लिखते रहता है। तो जॉब या प्रोफेशन हमेशा कभी भी तनख्वाह को नजर में रखकर नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कि जिंदगी में ये कहते हैं ना उर्दू में कि सितारों से आगे दुनिया और भी है। आज बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, पर्सनली मैं जानता हूं, पर्सनली इन्होंने मेडिकल फील्ड छोड़ दी। क्यों? अरे भाई वो नया कानून आ गया, कुछ भी गलती हो गई तो केस कर सकते हैं, तो हम तो जो है बिजनेस में चले गए। अब वो बिजनेस से ज्यादा कमाता है। वो डॉक्टर था, रात को 2 बजे फोन आता है, ये बीमार है, हार्ट अटैक आ गया, भागो। हम भागते थे। अभी वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, बोले। हालांकि वो भी अच्छी बात है, सोसाइटी में डॉक्टर्स होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, मैं मानता हूं। मैं नहीं कहता हूं डॉक्टर्स मत बनो, मैं कहता हूं कि देख लोगों का जहन कैसे बदल जाते हैं। जिस करियर के पीछे 8 साल 10 साल 15 साल उन्होंने मेहनत की है, वो करियर से वो उबका जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं और उसको छोड़ के चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे गुजरात के लोग हैं, पटेल कम्युनिटी। आपको पटेल आपका दोस्त होगा ना गुजरात का, पूछो उसके घर में एक आदमी अमेरिका में है। हर पटेल के घर पे एक आदमी अमेरिका में है। पटेल लोग वाह धूम से पटेल। और हमारे गांव छोटा सा गांव, 250 घर है, उसमें एक डॉक्टर,
MBBS डॉक्टर, पूरे गांव में एक ही डॉक्टर है। और मैंने उसको 1969 से देखा था कि ये डॉक्टर है। 1985 तक वो डॉक्टर, 16 साल, गायब हो गया। मामू को पूछा, मामू वो डॉक्टर, वो अमेरिका चले गया। अमेरिका में दवाखाना, नई नई होटल में चद्दरें बदलता है। डॉक्टर होकर होटल में अमेरिका जाकर चद्दर बदलता है, 10 गुना ज्यादा कमाता है। निसार बंगलो खरीद लिया 2 साल में, वो दवाइयां खांसी की और सर्दी की दे देकर कंटा गया, वहां जाकर उसने पैसा बना लिया, करियर मिल गया उसको। 10 साल में आया, अपना हॉस्पिटल खोल दिया, बड़ा पैसा बना कर आया। थोड़ा सा हिजरत की, वापिस आ गया, उसने खोल दिया। होपलेस कभी भी आदमी नहीं होता है। आज उसका हॉस्पिटल है, 15 डॉक्टर उसके अंडर में काम करते होंगे, 10, 20, 40 नर्सें काम करती होगी, जाकर पैसा कमा के लाया। लेकिन मुसलमानों के बच्चों को, हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। गुजरातियों के भाई कल्चर आपको पता है, गुजरातियों के वहां, गुजराती के जो बच्चे होते हैं ना, ये 16 साल की उम्र में पैसा कमाते हैं। आप में से किसको तजुर्बा है 16 साल की उम्र में कुछ काम करके पैसे कमाए? ऐसा नहीं कि भाई चावल लेकर आया तो माँ ने 5 रुपए दे दिया खुशी से। किसी को जॉब का एक्सपीरियंस है? 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, हाथ उठाओ। 19, 20, 21, 22, किस उम्र में? 15 साल की उम्र में। तभी तो मुस्लिम नहीं थे ना, अभी मुसलमान होने की बात कर रहा हूं मैं। और बोलो भाई है कोई? देखिए, तो गुजराती के बच्चे जो रहते हैं ना, ये 15 साल की उम्र में धंधे पे लगते हैं, अपने बाप के धंधे पे नहीं। हमारा कपड़े का शोरूम है, यूं समझ लीजिए इतना बड़ा शोरूम है, यानी बंबई के एतबार से बहुत बड़ा शोरूम है कपड़े का, मफतलाल का। जैसे टाटा है वैसे मफतलाल के शोरूम है। इस शोरूम में मैं देखता था छुट्टियों में हम लोग सेठ के बच्चे जाके गल्ले पे बैठते थे। एक लड़का आता था, तोतला था, तोतला, और वो आता था, हकलाता था, तोतला था, और मेरे अब्बा बोलते थे झाड़ू मार, तो पहले 10 दिन वो खाली झाड़ू मारता था। उसके बाद 10-15 दिन वो खाली चाय बोलने जाओ, चाय का हिसाब करो, चाय कितनी आई दिन भर में, वो करें। उसके बाद वो पैकिंग करता था, कोई ग्राहक आया उसको 15 दिन पैकिंग, उसके बाद में सेल्स करने लगा, यानी 1.5 महीने के बाद वो सेल्स पे आया, और छुट्टियां खत्म हुई, चला गया। अगली छुट्टियों में फिर आया, फिर वही ग्रास रूट लेवल से काम। मेरा अब्बा शटर उठा, ये लगा, वो लगा। बाद में पता चला इसके अब्बा का थिएटर है, इतना बड़ा करोड़पति का बेटा था, पता भी नहीं। तो यहां पे क्यों आता था डैडी? वो बाप के धंधे पे नहीं सीखेगा ना, इसलिए उसके बाप ने मेरे वहां भेजा। मेरा दोस्त का बेटा है, लेकिन बोलने का नहीं कि वो मेरा दोस्त है। और मैं उसके साथ झाड़ू मराने के काम से लेकर पूरी धंधा कैसे चलाने का, लास्ट में जाके गल्ले पे बैठने का। तू पहले ही दिन गल्ले पे आ गया, बात तो बराबर, मैं तो पहले दिन गल्ले पे आ गया। हम तो नडियाड वाला है, हम थोड़ी झाड़ू मारेंगे, हम तो मुसलमान है, हम थोड़ी झाड़ू मारेंगे। हमने तो इस मुल्क पे 800 साल हुकूमत की है। ये हमारे मुसलमानों का एटीट्यूड है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे कामों में दिलचस्पी नहीं लेते। एक ही दिन में हमको इमरान खान बनना है, एक दिन क्रिकेट खेला, दूसरे दिन इमरान खान बनना है, वसीम अकरम बनना है। वी वांट कुन फयकुन, कुन फयकुन, हो जा हो जा हो जा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, वक्त लगता है। अब ये गुजराती एक ही ऐसा नहीं है, ऐसे लाखों गुजराती है। इसीलिए बंबई की सारी कॉलेज, ऑल कॉलेजेस जिसमें कॉमर्स है, BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 7 बजे से 10 बजे तक, बस 3 घंटा, उसके बाद नहीं होता। सारी कॉलेज, कोई कॉलेज आपको दोपहर को नहीं मिलेगी कॉमर्स की। तो मैंने प्रोफेसर से पूछा, साहब ऐसा क्यों है? तो कहते ये सारे गुजराती मारवाड़ी के बच्चे हैं सब, और ये 10 बजे के बाद नौकरी पे जाते हैं। अभी FI BCom से जो आदमी नौकरी का तजुर्बा करता है, किसी के जमा जाकर हिसाब लिखता है, किसी के वहां बिल बनाता है, 3 साल तक वो जॉब करता। बाय द टाइम इज ग्रेजुएट वो 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बन गया। 3 साल तो इसने हिसाब लिखा ना। अब उसके बाद सीधा उसको 15,000 की सैलरी मिल जाती थी उस जमाने में। और हमारे यहाँ अभी पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, PhD हो रहे हैं, उसके बाद में जॉब नहीं मिलती है। हम मुसलमान हैं इसलिए हमको कोई जॉब देता नहीं, फिर मातम करते, रोते रहते। दरअसल हमारे वहां ट्रेनिंग ही नहीं हुई। फेसबुक पे मैंने 4-5 दिन पहले नोट लिखी, आप अगर फेसबुक पे जाओगे निसार नडियाड वाला, तो आपको मेरी एक नोट मिलेगी जिसमें मैंने बंबई की रातों का तस्करा किया है। तो बंबई की रातों का जो है, मुझे मेरे एडिटर ने कहा, मैं जर्नलिस्ट था, आई वाज अ राइटर, जर्नलिस्ट था, तो मुझे कहा कि भाई बंबई की रातों का सीन लिखो। तो मैं गया, चौपाटी, पैसे वाले के बच्चे डांस कर रहे हैं, इधर घुमाओ, सब लिखा मैंने। लेकिन जब मैं ट्रेन में रात को 3 बजे आ रहा था, ये जो रेल रोड का स्टेशन है, रेल रोड, कॉटन ग्रीन, यहाँ पे एक गोडाउन है और इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट रहती थी। तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर मराठियों के बच्चे, महाराष्ट्रियन के बच्चे पढ़ रहे, 3 बजे, 4 बजे,
तमाशा नहीं कर रहे, मैं IPL और नाइट क्रिकेट नहीं देख रहे, पढ़ रहे। और उसके बाद मुझे शौक हुआ, फिर मैं थोड़े दिन के बाद गुजरा, फिर मैं उनसे मिला, सब मराठी के बच्चे, टोटली मराठी के बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं भूल गया। अब मैं IRF पीस टीवी में मैंने ज्वाइन किया, तो कभी कभी रात को 1 बजे मैं आता था। तो एक बार टैक्सी करके आया, मैंने चलो यार 20 साल पहले की जिंदगी बंबई कैसी थी, अब 20 साल के बाद की बंबई कैसी है देखेंगे। तो हम देखे मुस्लिम एरिया में मुसलमानों के बच्चे मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे, ढूंढ ढूंढ ढूंढ, रात को 2 बजे हाजी अली 16 किलोमीटर खाली जूस पीने जा रहे, 5 रुपए का जूस 50 रुपए में भी नहीं जा रहे, और 50 रुपए का पेट्रोल भी काट रहे। पूरी रात को 2 बजे मुसलमानों की होटलें खुली रहती है, भरी भी रहती है, खाते पीते हैं लड़के, जवान लड़के मोटरसाइकिल पे। आप कोई भी मुसलमानों के एरिया में चले जाओ, अलीगढ़ में भी चले जाओ, कहीं भी, ये पूरी बीमारी है। ये दुबई से लेकर मलेशिया तक सब जगह, मलेशिया में नहीं है इसलिए वो लोग पढ़े लिखे, बाकी सब जगह पे ये प्रॉब्लम है, रातों को रखड़ने का मुसलमानों को। और मैंने फिर देखा कि उसी जगह पे जब मैं गुजरा, वो बच्चे मराठी के दूसरे आ गए, उनके बच्चे आ गए हो गए, वो भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं रात को एग्जाम से टेरेस के ऊपर लाइट लगाकर पढ़ना शुरू। तो अब मैंने चेंजेस क्या देखा पता है? मैंने चेंजेस ये देखा कि पिछले महीने में मेरी बीवी को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, नानावती हॉस्पिटल, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूशन है। तो डॉक्टर्स के नाम लिखे रहते, कोई भी बड़े हॉस्पिटल पे आप जाओगे ना, तो मैं गिन रहा था कि 89, 90, तकरीबन 100 डॉक्टर्स थे। 100 डॉक्टर्स के अंदर 65 मराठी डॉक्टर्स। 30 साल पहले इनको लोग चिढ़ाते थे, ये घाटी है, ये बर्तन मांजता है, ये बेचारे यही काम करते थे। लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, दर्जी था लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। तो 60 महाराष्ट्रियन डॉक्टर्स। पहले क्या था? पहले गुजराती डॉक्टर्स थे, साउथ इंडियन डॉक्टर्स थे, अभी एकदम से मराठी डॉक्टर्स आने लग गए। 30 साल के अंदर इन्होंने पढ़ाई पे ऐसी मेहनत की, करियर बना दिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल चला लेते हैं। हमारे यहां मुसलमानों के बच्चे न पढ़ते हैं, न कैसे पढ़ने का इनको पता आता है, न धंधा करने आता है, न बिजनेस करने आता है। तीनों चीज में हम लोग नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ नौकरियों की तलाश में रहते हैं। हमारे सारे प्रोफेशन सिर्फ जॉब ओरिएंटेड होते हैं, हमारे ख्वाब जॉब ओरिएंटेड होते हैं। 50,000 60,000 से आगे हम लोग सोच भी नहीं पाते। 50 मिल गया तो बहुत हो गया, हम लोग उसके आगे सोच भी नहीं पाते कि कोई प्रोजेक्ट करे। आप देखो बंबई के अंदर, बंबई की आबादी 1 करोड़ 20 लाख है, उसमें 20 लाख मुस्लिम से सुन्नी, 20 लाख, उसमें 1 लाख खोजा है, 1 लाख बोरी है। लेकिन इन दोनों कम्युनिटी के हॉस्पिटल है, सैफी हॉस्पिटल चौपाटी के सामने, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर उसका उद्घाटन करते। प्रिंस अली खान हॉस्पिटल एशिया के अंदर बेस्ट मैनेज हॉस्पिटल का अवार्ड मिला। कम्युनिटी कितनी है? 1 लाख। पारसी कितने हैं? 1 लाख पूरी दुनिया में। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। मारवाड़ी कितने हैं? 10 लाख बंबई में। हिंदोजा हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल इनके हैं। गुजराती कितने हैं? 20 लाख। लेकिन बंबई की हर गलियों में तुमको गुजरातियों के चैरिटी हॉस्पिटल, चैरिटी पॉलीक्लिनिक नजर आएंगे, आपको हर गलियों में आपको नजर आएंगे। सुन्नी कितने हैं? 20 लाख। तो नए हिसाब में हम लोग तो 35 लाख है, 35% है, 35% हॉस्पिटल है, नहीं है, यूजलेस, क्या फायदा? 35% हॉस्पिटल भी नहीं है तुम्हारे। अरे तुम 99% भी है तो भी क्या हो गया? अंग्रेज कितने थे इंडिया में? 5,000 50,000 से ज्यादा नहीं थे। लेकिन इंडिया पे कब्जा कैसे किया? कोई शहर ऐसा नहीं छोड़ा। सेंट जॉन हाई स्कूल, इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, डॉन बॉस्को, सेंट जेवियर्स, सेंट पीटर्स, हर शहर के अंदर आपको 25-25 स्कूलें मिलती है। खाली 50,000 लोग थे। जब ताजमहल बन रहा था, उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पेरिस की यूनिवर्सिटी तैयार भी हो चुकी थी। जब ताजमहल बन रहा था, इनका एजुकेशन स्टार्ट हो गया था। 1857 की आजादी की लड़ाई में जब हम लड़ रहे थे, उस वक्त बॉम्बे की यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चल रही थी। अंग्रेजों ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया था एजुकेशन के जरिए। आज हमारे पास न दीन है न एजुकेशन है, न दीन है न दुनिया, दोनों नहीं है। इसलिए कि हमारी राबरी नहीं हुई, हमारा करियर का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। हमारे यहां इतना इजी कॉन्सेप्ट बनाया कि पैसे के पीछे दौड़ो मत, अल्लाह ताला रोजी में बरकत देगा। ये सारी चीजें हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट में है। इंशाल्लाह सेकंड सेशन में हम लोग इसका तस्करा करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, ताकि आपके करियर के मुताबिक आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए इंशाल्लाह। एक चाय के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। So we begin the second session now. इंशाल्लाह अभी हम दूसरी नशिस्त में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस एजुकेशन के साथ साथ और क्या क्या चीजें हमको सीखनी चाहिए साइड बाय साइड। डिग्री के अलावा भले आपके पास कोई भी डिग्री MBA है या मेडिकल डिग्री भी हो या इंजीनियरिंग भी डिग्री हो, कुछ न कुछ और सीखना चाहिए साथ में, जिसकी बदौलत आपकी मेडिकल डिग्री अच्छी हो लगेगी, आपकी MBA की डिग्री अच्छी नजर होगी। अगर आपके पास कुछ फन, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं या जिसको पैरेलल करियर कहते हैं, पैरेलल करियर, ये टर्म अगर आप समझ लेंगे तो आपके बहुत सारे करियर्स के मुश्किलात आपके हल हो जाएंगे। पैरेलल करियर कहते हैं कोई ऐसा पैशन, कोई ऐसा शौक जो आप नर्चर करते हैं, आप सोचते हैं और उस पर आप साइड बाय साइड एक शौक के खातिर सीखते हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको लिखने का शौक है, तो आप रोज 1 घंटा लिखते हैं। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है लेकिन आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, तो 1 घंटा रोज जिम में जाते हैं आप। एक शौक जो 3-4 साल तक करते रहने से उस पर आपकी एक्सपर्टाइज हो जाएगी कोई भी चीज में, तो आपको हो सकता है वो चीज आगे चलकर आपको एक पैरेलल इनकम देगी। साइड बाय साइड आपकी एक इनकम शुरू हो जाएगी, पैरेलल इनकम। आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, सैलरी आ रही है 20,000, 25,000, 40,000, लेकिन साइड बाय साइड आपका एक करियर ऐसा होना चाहिए, पैरेलल करियर, जो आपके साइड के करियर को बहुत आसानी से सपोर्ट कर सके। वरना क्या होगा कि आप 25,000 रुपया कमाते हैं, आपकी जिंदगी एकदम आपको डल लगेगी, एकदम सुस्त लगेगी, यार जिंदगी में मजा नहीं आ रहा, पैसा कमा रहे हैं, पैसा कम पड़ रहा है। बीवी को बोलेंगे तू भी काम पे लग जा, वो बीवी भी बेचारी काम पे जाएगी, 8 घंटा काम करेगी, 2 घंटा ट्रैवलिंग करेगी बस में, रिक्शा में, आके थक जाएगी, फिर खाना पकाएगी, बच्चों का होमवर्क देखेगी, आप टीवी पे IPL देखेंगे, वो होमवर्क देखती रहती बेचारी, तो फिर वो बागी हो जाती है कि भाई हम 15 घंटा 16 घंटा कैसे काम करेंगे। इसीलिए आपके पास 2 करियर होने चाहिए। अक्सर लोग आजकल 2-2, 3-3 करियर पे मेहनत करते हैं। जो पैसे वाले होते हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक दुकान खरीद के भाड़े पे दे दिया, अब महीने का 10,000, 5,000 आते रहता है, फ्लैट है, बाप दादा की विरासत में से मिल गया, तो उनको इनकम आती रहती है। आपके पास ऐसा नहीं है। पैरेलल इनकम और पैरेलल करियर, ये 2 चीज के ऊपर हर मुसलमान को, चाहे लड़का हो लड़की हो, इसकी नजर होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पैरेलल करियर जो होता है ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। मेरा बिजनेस है कपड़े का और कंस्ट्रक्शन का, लेकिन मुझे शौक था पब्लिक स्पीकिंग का, तो पब्लिक स्पीकिंग करते 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 दाई बन गए, पब्लिक स्पीकिंग के ट्रेनर बन गए, अभी इंटरनेशनल ट्रेनर बन गए। अभी दुबई भी जाता हूं मैं, मलेशिया जाता हूं, तंजानिया जाता हूं, स्पेन जाता हूं, वहां जाके सिखाता हूं। तो जो मेरी इनकम आज है वो मेरी पढ़ाई पे या मेरे कारोबार से ज्यादा मेरे पैशन की है, मेरे पैरेलल करियर की आमदनी है। अल्लाह ने आपको भी कोई सलाहियत दी होगी, आपको पता लगाना चाहिए कौन सी सलाहियत है। हमारा एक दोस्त है, BCom है और अकाउंटेंट का काम करता था ऑफिस में हमारे साथ, लेकिन उसको गाड़ियों के बारे में, मोटरसाइकिल के बारे में अच्छा नॉलेज, पैशन, कोई कोर्स नहीं किया था उसने, शौक था। अब ऑफिस में 450-500 आदमी काम करते हैं, उसके रिलेटिव्स है, उसके फ्रेंड्स है, किसी को मोटरसाइकिल खरीदनी है तो उसको पूछते थे कि भाई मोटरसाइकिल खरीदनी है, तू बता ये गाड़ी सेकंड हैंड खरीदने जाते ये कैसी है, तो वो साथ में जाता था, बताता था ये खरीदने जैसी है कि नहीं है, ये इतने में खरीदी जा सकती है, क्योंकि उसको नॉलेज था। तो जब सौदा होता था तो उसको 1,000-1,500 रुपया दोस्त देते थे, तूने पैसा बचाया, अच्छी गाड़ी दिलाई, 1,500, महीने में 5-7 हजार रुपये इसकी इनकम ऐसे ही हो जाती है। एडवाइसर, कंसल्टेंट, मोटरसाइकिल कंसल्टेंट। एक फ्रेंड है कंप्यूटर का बिजनेसमैन है, बिल्डर का बेटा, लेकिन उसको कंप्यूटर का बहुत नॉलेज है। फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसी को कंप्यूटर खरीदने का तो उसको पूछते थे, हमारी यही जरूरत है, कौन सा खरीदूं, मार्केट में कौन सा लेटेस्ट है, क्या है। उसका पैरेलल करियर, हालांकि वो फ्री करता है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन अगर चाहे तो वो कंसल्टेंट बन सकता है। आपका क्या फन है,
बंबई में हमारे एक जानने वाले हैं, पढ़ी लिखी लेडीज है लेकिन घर पे रहती है, मैं काम नहीं करूंगी ठीक है, लेकिन सोचा पैरेलल करिए ना, कुछ शौक करें घर पे। तो एक दफा उन्होंने पैम्पलेट्स बनाए चाय बनाने के, 25 किस्म की चाय बनाने के तरीके, और उन्होंने पैम्पलेट्स बांट दिए मस्जिद में जुमा के दिन। औरतें आ गई 25 किस्म की चाय, जो जो चाय के शौकीन थे, शौहर अपनी बीवी को भेजा जैसे क्या कुछ नई चाय बनाने का। अब इलायची वाली चाय, मसाला वाली चाय, खट्टी चाय, मीठी चाय, सफेद चाय, काली चाय, सुलेमानी चाय, हर किस्म की चाय उसने 3 घंटे में सिखा दी। सबसे 500 रुपया लिया, 3 घंटे में 7,500-8 हजार रुपया कमा गया हफ्ते में एक बार। पैरेलल करियर हो गया उसका, एक पैशन था। पैशन आपका भी कुछ हो सकता है, आपको पता नहीं है। हर आदमी को अल्लाह ने कोई ना कोई टैलेंट दिया, कोई भी बेकार नहीं है, बस हमें तलाश करनी चाहिए कि हम किस चीज के अंदर महारत रखते हैं। पढ़ो पर ए ग्रेड आओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन साइड बाय साइड। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं बंबई में, पढ़ने जाते हैं लेकिन फ्री टाइम पे नीचे गप्पे नहीं मारते, ब्रोकरेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी के वहां काम करते हैं, किसी के वहां जाके सीखते हैं, और फिर धीरे धीरे वो एक साइड इनकम खड़ी कर डालते हैं ये लोग। आजकल तो इंटरनेट पे लोग कितनी चीजें बेचते हैं। एक लड़का खाली इंटरनेट पे जाता है और देखता है कि लेटेस्ट पुरानी किताबें मेडिकल की, इसकी उसकी, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, सेकंड हैंड में खरीदता है और लोगों को किराए पे दे देता है, भाड़े पे देता है। 1 साल, 6 महीना, 2 महीने के लिए एग्जाम आ रही है, 1 महीने के लिए किताब। अब किताब खरीदी है उसने 250 रुपये में, मिसाल के तौर पे। अब भाड़ा वो ले रहा 50 का, तो साल भर में उसको 500 रुपया मिल जाता है। ऐसे 25 किताब होती है जो सर्कुलेट होती रहती है, महीने में उसको 4-5 हजार रुपया ऐसे ही मिल जाता है। एक छोटा बच्चा हमारे मोहल्ले में, उसके पास साइकिल थी, उसके माँ बाप दिलाते ना छोटी साइकिल, 8-9 साल का बच्चा, 8-9 साल का बच्चा बस। अब छुट्टियों में क्या दोस्तों को बुलाता है, साइकिल चलाने भाड़े पे 10 रुपया 1 घंटे का, मैं तेरे को सिखाऊंगा भी और 10 रुपया। तो वो माँ को बोलता, माँ वो है ना फलाना लड़का, वो मुझे साइकिल चलाना सिखाएगा, 10 रुपया 1 घंटे का। बोलता है मम्मी मेरे पास साइकिल तो है, मैं सीखूं क्या? तो हाँ 10 रुपये में तो अच्छा बेटा, सिखाएगा भी और चलाएगा भी। तो उसने अपने माँ बाप को बोले बिना, मैं रोजाना 100 रुपये की इनकम, यानी छुट्टियों में उसने 4,000 रुपया कमा लिया। है कि नहीं? अभी हमको कितनी चीजें आती है, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी सिखा सकते हो। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं है, आज टेक्नोलॉजी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। आज का जमाना टीचिंग का जमाना है, एजुकेशन का जमाना है। जो आदमी सिखा सकता है वो आदमी पैसे बना सकता है। क्या सिखा सकते हो वो आपके ऊपर है। जो आदमी सिखा सकता है, आज देखो आपका फैमिली बजट, अगर आपके अब्बा 30-40 हजार रुपया कमाते हैं तो आप देखोगे कि 15,000 रुपया बच्चों की एजुकेशन में चले जाते कि नहीं चले जाते। प्राइवेट ट्यूशन फीस, किताबें, एक्स्ट्रा क्लासेस, आने जाने का खर्चा, पॉकेट मनी, सारा खर्चा फैमिली का एजुकेशन के पीछे जाते हैं। दुबई से लेकर मलेशिया तक, अमेरिका में भी सब एजुकेशन के पीछे जाते हैं। मालूम ये हुआ कि अगर आप सिखाना शुरू करते हैं कुछ भी साइड इनकम, आप भी कमा सकते हो। बहुत सारे बच्चे एमकॉम के जो रहते हैं ना, ये प्राइवेट ट्यूशन देते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे कॉमर्स को, कुछ बच्चे उर्दू मीडियम में से आते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में से आते हैं। अब इनको आने के बाद समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी किताबें। तो जो सीनियर बच्चे रहते हैं FY BCom, SY BCom, इनके लिए 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर आसान हो जाता है। 400-500 रुपया फीस ले, तो वो भी सोचता है अगर मैं कोचिंग क्लासेस में जाऊंगा तो 1500 होगा, ये 500 में सिखाते हैं। घर पे बैठकर, हॉस्टल में बैठकर 3-4-5 स्टूडेंट्स हो जाते तो साल भर के कम से कम 50 से 60 हजार रुपया आदमी कमा लेता है। साइड इनकम, पैरेलल इनकम। आगे चलकर हो सकता है वो प्रोफेसर बन गया, पढ़ाने की स्टाइल तो उसको आ गई ना। टीचिंग इज द फील्ड जो आपको बहुत पैसे वाला बना सकती है। मैं नहीं कहता हूं कि सब छोड़ के आप टीचिंग सीखो, मैं बताता हूं कि किस तरह से कोई ना कोई करियर आप कर सकते हो। कोई ना कोई कंसल्टेंसी होती है, आप कंसल्टेंसी कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं छुट्टियों में सीनियर्स के वहां जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा फ्रेंड का एक बेटा है जो डॉक्टर बन रहा है, उसको मेडिकल का शौक है, लेकिन मेडिकल में एडमिशन को अभी टाइम है, छुट्टियां हैं। तो क्या करता था वो, अपने फैमिली के जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वहां डिस्पेंसरी पे जाकर खाली बैठता था, देखता था दवाइयां कैसे देते हैं, इंजेक्शन कैसे देते हैं, वो सारी चीजें सीखता था। उसको मेडिकल में जब एडमिशन हो गया, ही वॉज ऑलरेडी सीनियर, सब आता है उसको तकरीबन।
वो प्रोफेसर बोलते यू नो यस सर आई नो दिस, ऐसा ऐसा। अजीब है, क्योंकि इसको किसी ने कहा नहीं, एक शौक था सीखने का, तो चला गया सीखने के लिए और सीख गया। डिजाइनिंग का लोग करते हैं, बीच में क्या होता था, आज तो बहुत ही ग्लोबल मार्केट हो चुका है, आज से 20 साल पहले लोग इंग्लैंड जाते थे और इंग्लैंड में गुजराती कम्युनिटी बहुत थी, तो सलवार कमीज बहुत डिमांड रहता था। बंबई की 200 रुपए की सलवार कमीज इंग्लैंड में कम से कम 7-8 हजार में बिकती थी, सिर्फ 200 रुपए की। वहां पे कॉटन महंगा था, तो बहुत सारी लेडीज रहती हमारे सिंधी कम्युनिटी के, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, ये लोग 40-50 जोड़ी कपड़े सिलाते थे, ट्रेडिशनल फॉर्मल वेयर्स, शादियों में पहन सको वैसे। और बैग भर के ये लोग इंग्लैंड का वीजा निकल कर जाते थे, किसी के घर के हॉल में एग्जीबिशन रखते थे, चाय नाश्ते की पार्टी रखते थे और माल बेचकर एक ट्रिप में कम से कम 50 से 60 हजार रुपया, उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी रकम थी। जब पेट्रोल 10 रुपए का था, जब सोना 8,000 का था, उस जमाने में इतना पैसा बहुत काफी है। पैरेलल करियर आपको सोचना चाहिए कि मेरी किन चीजों में दिलचस्पी है, पढ़ाई के अलावा कम से कम 8 से 10 चीजों की लिस्ट बना सकते हो आप, कम से कम 8 से 10 चीजों की। उसके बाद आप देखो कि मैं आज ही अगर करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, वो नंबर 1। नंबर 2 मेरे लिए आसान क्या है, नंबर 2 पे आएगा, नंबर 3 पे आएगा। इस तरह से पहली 2-4 चीजें पकड़े, फारिग औकात में आप कोशिश कीजिए, देखो आपको करियर मिल जाएगा। करियर कभी भी आदमी को मिल सकता है, कोई भी फील्ड मिल सकती है। 3 साल पहले जब मैंने पीस टीवी छोड़ दिया, मेरे पास करियर नहीं था, उस zaman रोज 1-1, 2-2 नोट लिखते लिखते लोग, आज मैं राइटर बन गया। 1 साल के अंदर 1000 पेजेस लिख दिया हमने, राइटर बन गया। कभी भी आपको चांस मिल जाएगा, आप एक फन के ऊपर मेहनत करो, खरीदने वाला आ जाएगा। इतना याद रखना, आपका फन, आपका टैलेंट, चाहे जूते की डिजाइन बनाओ, चाहे कपड़े का कलर कॉम्बिनेशन में एक्सपर्ट हो जाए, आपका फन, आपका टैलेंट कभी ना कभी आपके रोजी का जरिया बन जाता है। कोई ना कोई गिराक पैसा लेकर उसकी तलाश में आता है, आपको मिल जाएगा। आज तो फेसबुक पे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, इंटरनेट पे। अगर टाइम का इस्तेमाल करोगे तो आप इंटरनेट से भी पैसा कमा सकते हो। क्या कर सकते हो आप, कई चीजें कर सकते हो। कंसल्टिंग, बच्चा कमजोर है, मैथ्स में कमजोर है, आप स्काइप के ऊपर किसी के बच्चे को पढ़ाओ। तो उस एतबार से यू हैव टू डेवलप अ पैरेलल करियर। क्लियर? करीम, अम्मा बाद। अब दिस सेशन विल बी अबाउट, वी वर डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किन चीजों का सीखना जरूरी है साइड बाय साइड। एक तो हमने पैरेलल करियर का डिस्कशन किया, अब हम डिस्कशन करेंगे कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए हमारे अंदर, तब जाके हम कोई भी प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हैं। चाहे मैनेजर हो, चाहे आप जॉब करो या प्रोफेसर बनो या कोई भी फन, कुछ चीजें आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी प्रोफेशन का सक्सेस ये आदमी के नेचर के ऊपर होता है। इसकी तरक्की आपके कितना नॉलेज है, आपकी कितनी डिग्रियां हैं, उस पर लोग आपको कामयाब नहीं कहते हैं। आपका नेचर कैसा है उसको लोग कामयाब कहते हैं। तो जब आप पढ़ाई लिखाई करके जब आप जॉब के लिए जाओगे तो सीधी सी बात है कि लोग आपसे कुछ उम्मीदें रखते हैं। जब आप ऑफिस में ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपकी दुनिया नहीं होगी, कॉलेज के फ्रेंड्स नहीं होंगे, वहां बॉस होगा, वहां सीनियर्स होंगे, दूसरे कलीग्स होंगे और हर किस्म के लोग होंगे। कुछ लोग हसद रखने वाले भी होंगे, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। तो इस किस्म के लोगों के साथ अभी आपने डिग्री हासिल की है, प्रोफेशन चुना है, तो जिंदगी भर आपको वास्ता तो पड़ेगा। आपको कहीं भी जाएगी ऑफिस पॉलिटिक्स तो आपको मिलेगी, यू कैन नॉट डिनाई। इसलिए कि इंसान जब साथ में रहते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आती है। ऑफिस पॉलिटिक्स रहती है साथ में, कभी कभी एक दूसरे का प्रेशर बहुत हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता किसी से, उस तरह से बहुत सारी चीजें रहती है। तो इन चीजों का मुकाबला करने के लिए, इन चीजों में से कामयाबी हासिल करने के लिए, ऐसा होते होते इसके लिए चंद फन की जरूरत होती है। सबसे नंबर 1, आदमी की बातचीत करने का अंदाज अच्छा होना चाहिए। अगर आपने सी ग्रेड से भी डिग्री ली है, लेकिन अगर आप बातचीत करने का अंदाज अच्छा रखते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। अब क्या मायना होता है कि बातचीत करने का अंदाज?
अगर आप कुरान भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, और इंसानों के साथ खूबसूरत अंदाज में बातें करो। यक़ूलु लती हिया अहसन, लोगों के साथ बात करो तो अच्छे अंदाज में बात करो। अच्छे अंदाज और खूबसूरती किसे कहते हैं बातचीत में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आदमी जब बातचीत करता है तो अल्फाज का जो चॉइस होता है, अल्फाज का जो सिलेक्शन होता है, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, इसमें डिसिप्लिन का होना जरूरी है। द डिसिप्लिन ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत के अंदर डिसिप्लिन अगर नहीं होती है, आदमी तू तड़ाक से बात करता है तो लोगों को ऐसे शख्स पसंद नहीं होते हैं। लेकिन आदमी की जबान पे अगर शहद होती है, जबान पे शहद मतलब लगाने का नहीं, बातचीत के अंदर मिठास, तो अगर वो गुस्सा भी होता है, नाराज भी होता है, तो भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उसके नाराजगी के अंदर भी खूबसूरती होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे वहां एक जनाब काम करते हैं, उनकी लखनवी उर्दू है, शायद आप लोगों को पता है ना लखनवी उर्दू का स्टेटस क्या है। अब ये लखनवी उर्दू की एक खासियत होती है, इसमें अदब होती है, अदब जिसको कहते हैं डिसिप्लिन। अभी एक दफा वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे और मैंने पहली बार किसी को लखनवी अदब में देखा बात करते हुए। और कहते भाई हम आपसे बहुत नाराज हैं, आपने हमारा दिल तोड़ दिया, अगर आप जो है हमारे रिश्तेदार नहीं होते तो शायद मुझसे मुश्किल हो जाता मेरे से गुस्सा बर्दाश्त करना। तो मैंने मेरे साथी से पूछा ये क्या कर रहे हैं? कहते ये झगड़ा कर रहे हैं। तो झगड़ा कर रहे हैं? ऐसे तो हम तो चिल्ला के झगड़ा करते बम्बई वाले। बोले ये लखनवी है ना, इनकी जबान में, इनके झगड़े में भी अदब होता है। तो आदमी अपनी नाराजगी का भी अच्छे अंदाज में अपनी नाराजगी को पेश कर सकता है। मिसाल के तौर पे आप किसी से नाराज है, एक तरीका ये है, क्या यहाँ से जैसे रहते हैं ना नुक्कड़ के लोग, चिल्लाम चिल्ली, आप देखते होगे चार आदमी आते दोनों को छुड़ाते हैं। एक होता है आदमी प्यार से भी नाराजगी का इजहार कर सकता है, देखिए भाई मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, आई डोंट एग्री विद यू, आप बात करें ना करें, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो चलें। उसने किसी का इंसल्ट नहीं किया। किसी भी शख्स को अपनी इंसल्ट पसंद नहीं होती है। हर शख्स का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। कभी कभी सामने वाले आदमी को इंसल्ट महसूस होता है, यहां तक कि आप हक पे है तो भी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी बात को। इसीलिए बातचीत के अंदाज में, डिसएग्रीमेंट के अंदाज में मिठास का होना बहुत जरूरी है। अगर आप नाराजगी से, दादागिरी से बात करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, तो मिठास बातचीत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है नाराजगी का। सेकंड इंपॉर्टेंट है गुस्सा आ जाना। अक्सर लोगों को एक शिकायत होती है कि हम लोग शॉर्ट टेम्पर्ड है। लेकिन आप देखिए शॉर्ट टेम्पर्ड आपकी चलेगी कहाँ? आपके छोटे भाई बहन के सामने, आपकी बीवी के सामने, या आपके शौहर के सामने, आपके सेठ के सामने आपकी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं चलेगी। वहां रोजी कमाना है, गुस्सा पीना पड़ता है। गिराक आएगा तो उसके सामने आप गुस्सा नहीं कर सकते हो, आपकी रोजी है वो, लेकिन नौकर के सामने गुस्सा कर सकते हो। तो दैट इज नॉट कॉल्ड कंट्रोलिंग योर टेम्पर। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आदमी को चाहिए कि हमसे जो छोटा रहता है, जो जूनियर होता है, उसके साथ नरमी से पेश आए। अगर दादा दादी नाना नानी घर पे हैं तो हमसे जूनियर हो गए, क्यों? अब वो कमजोर है, अब वो हमको थप्पड़ नहीं मार सकते, हम डांटेंगे तो बेचारे बैठ जाएंगे, है कि नहीं? कुछ लोग बदतमीजी से पेश आते हैं, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से भी कभी कभी देखने मिलता है। कुछ लोग अपने माँ बाप से भी बदतमीजी से पेश आते हैं, सोचते हैं कि हम शॉर्ट टेम्पर्ड है। लेकिन हुस्न अखलाक के सबसे ज्यादा मुस्तहिक और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, अगर आपको आपके अखलाक को डेवलप करना है, तो आपके इर्द गिर्द में जो लोग कमजोर हैं, झाड़ू वाला है, चाय वाला है, सिक्योरिटी वाला है, घर में है जो कमजोर है, काम वाली है, उसके साथ आप कर सकते हैं। और कुरान ने इसको, अल्लाह ने इस कैटेगरी को बहुत महबूब रखा है। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहसिनों को बहुत पसंद करता है। ये सूरे आले इमरान की आयत है, आयत नंबर 132, आयत नंबर 152, कि ये लोग जब गुस्सा होते हैं तो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ करते हैं। दो चीज होती है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, आप गुस्सा पी गए लेकिन आप भूल नहीं पाते हो, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, आपने माफ कर दिया, अफू कर दिया, वस्फहू नहीं किया। दो लफ्ज है, अफू वस्फहू। अफू कहते हैं दरगुजर करना, कि भाई आपके साथ झगड़ा था, आपने इंसल्ट कर दी थी, भाई जी ठीक है मैंने माफ कर दिया।
लेकिन जब भी आप सामने होते हो मुझे याद आता है। तो आपने माफ तो कर दिया लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं। वसफहू नहीं हो रहा है, सफहा उसमें से बनता मुसाफा, मतलब है मिलना। यानी आप किसी को माफ कर दो तो ऐसा माफ करो गोया कि उसने कभी आपके साथ इंसल्ट नहीं किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग मिजाज के लोगों के साथ आपको रोजाना 8-9 घंटा काम करना है। अगर आपने अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, अपने नेचर की तरफ कंट्रोल नहीं किया तो आप महसूस करोगे कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। आपके पीठ के पीछे लोग गीबत करेंगे। और ये बहनों के साथ भी हो सकता है। जब शादी करके अपने घर जाएंगी ससुराल में, अगर टेम्पर कंट्रोल नहीं किया तो बेचारी माँ तो बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन सास बर्दाश्त नहीं करेगी, ये झगड़े हो जाएंगे। हम तो हमारे माँ के घर पे ऐसे थे। कल इंशाल्लाह इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1, आदमी को टेम्पर कंट्रोल करना चाहिए, अच्छे बातचीत का अंदाज। गुस्सा हो तो भी आदमी प्यार से बात कर सकता है। नंबर 3, आपस में दिलदारी का नेचर होना चाहिए। दिलदारी कहते हैं कि साथ में जब प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी के साथ काम करते हो तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ या लोगों के साथ नरमी से पेश आए। मिसाल के तौर पर हमारी जो ऑफिस है, हमारी ऑफिस में एक शख्स ऐसा था, हालांकि हेल्पर था, झाड़ू पोछा मारता था, लेकिन अगर उसको पता चला कि स्टाफ में कोई शख्स बीमार है तो ये शख्स साथियों को बता देता था। यानी 350 आदमी को मालूम पड़ जाता था कि फलाना शख्स का ऑपरेशन हुआ है, उसको पैसे की कमी है, सब मिलकर पैसा देते थे। एक आदमी जमा करता था, हालांकि ये काम सीनियर्स का था लेकिन झाड़ू वाला करता है। कोई बीमार पड़ा तो इयादत करके ऑफिस में आता था, 8 बजे इयादत करके 10 बजे ऑफिस में पहुंचता था। हालांकि उसको उसकी तनख्वाह मिलती है क्या, उसको प्रमोशन मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला उसको, लेकिन एक शौक है कि इंसानों के साथ, साथ में काम करने वालों के साथ एक राब्ता रखे। जब मैं हज पढ़ने गया तो मुझे पता चला उस शख्स का इंतकाल हो गया जो सबके साथ अच्छा सलूक करता था। यानी हज में मुझे दुख हो रहा था कि अच्छा एक आदमी चला गया ऑफिस में से। हालांकि कितने लोग मर जाते हैं हमारे आसपास में, किसी का अफसोस होना कि आदमी चला गया क्योंकि हमको नुकसान पहुंचा है ऐसे आदमी के जाने से जो आदमी लोगों का फायदा पहुंचाता था। किसी की जरूरत पूरी करना ऑफिस में, ये बहुत बड़ी बात है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु एक दफा मस्जिद नबवी में एतकाफ कर रहे थे, रमजान के महीने में मस्जिद नबवी में। अभी एतकाफ यानी ईद का दिन करीब होता है, बिल्कुल सही हदीस है। एक शख्स आकर कहता है कि इब्ने अब्बास मैं मुसाफिर हूं, मेरे पैसे अटके हुए हैं, वो फलाना आदमी मेरा पेमेंट नहीं कर रहा है, अगर करेगा तो मैं जाकर ईद बना सकता हूं अपने बच्चों के साथ। और आपको वो पहचानते हैं, अगर आप चलकर सिफारिश कर दो कि मेरा पेमेंट रुका हुआ है, आ जाएगा। तो इब्ने अब्बास उठ जाते, कहते चलो, और दोनों साथ में चलते हैं। एहतिकाफ करके आदमी एहतिकाफ करते करते मस्जिद नबी से जा रहे हैं। एक शख्स देखते हैं पीछे दौड़ते, उस्ताद उस्ताद, शेख शेख, क्या हो गया, आप एहतिकाफ में बैठे हो, कैसे जा सकते हो बाहर? तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जो कोई शख्स मुसलमान की एक जरूरत पूरी करता है उसको मस्जिद नबवी में 100 एहतिकाफ का सवाब मिलता है। 100 एहतिकाफ का, एक जरूरत किसी की पूरी करना। अभी कितनी जरूरतें होती है, ऑफिस में कोई काम करता होगा, उसकी माँ बीमारी है लेकिन उसकी तनख्वाह 10,000 है। कभी कभी आदमी 20,000 भी कमाता है, 20,000 कमाता है, लेकिन उसकी तनख्वाह काफी नहीं है। उसकी रिश्तेदार को, उसकी बीवी को, किसी को कैंसर है, कितना खर्चा हो जाता है। लेकिन आप सोचते रहे 20,000 कमाता है, मेरे से तो ज्यादा कमाता है, हो सकता है आपका 500 रुपया, उनका 500 रुपया, उसका 600 रुपया, ये सब रकम मिलाकर हो सकता है उसका इलाज हो जाए। हालांकि इससे तनख्वाह आपकी बढ़ने वाली नहीं है, कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि आप किसी के साथ 8 घंटा रोजाना काम करते हो, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो जरूरी है कि एक मोहब्बत का आलम आपस में होना चाहिए। ये आपको हिस्ट्री, मैथ, साइंस की टीचर आपको नहीं सिखाएगी, ये आपको इस्लाम सिखाता है। दिस इज कॉल्ड पैरेलल सिलेबस, दिस इज कॉल्ड पैरेलल सिलेबस। ये तालीम अगर आपके अंदर नहीं है तो आप डॉक्टर रहेंगे, इंजीनियर न रहेंगे, प्रोफेसर रहेंगे, आप कोई भी रहेंगे, लेकिन पीपल विल नॉट कम क्लोज टू यू। लोग ये देना चाहते हैं कि आपसे मेरा क्या फायदा है। दोस्ती का उसूल ये होता है कि भाई आपके साथ रहने से मेरा क्या फायदा है, तब जाकर आपको लॉयल्टी मिलती है लोगों की।
लोग आपसे लॉयल क्यों रहते हैं? इसलिए नहीं कि वो अच्छे, इसलिए कि आप उनसे अच्छे हैं। आमतौर पे लोग अपने हुकूक की बात करते हैं। हमेशा सामने वाले के हुकूक और सामने वाले की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। तो साथ में रहना चाहिए, ऑफिसों में दरगुजरी करनी चाहिए, एक दूसरे की कमजोरियां होती है, और उसके बाद गीबत नहीं करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी के पीठ के पीछे, खास करके कॉर्पोरेट ऑफिस में सीनियरों की बुराई होती है। जैसे घर में ससुराल मैके में सास की बुराई होती है, वैसे ऑफिसों में सीनियर्स की बुराई होती है। हमारे मैनेजर साहब तो ऐसे हैं, जोक बनाते हैं, इसलिए कि मैनेजर ने हमें डांटा तो हम नाराज हो गए तो हम गीबत करने लग जाते हैं। अब किसी ने जाके बोल दिया कि वो फलाने साहब है ना, उसने आपके बारे में ऐसा बोल दिया, खत्म हो गई आपकी इज्जत। अभी जिंदगी पर वो आदमी, आप उस आदमी को जिंदगी पर खटकेगे, फिर आप सोचेंगे हमारे खिलाफ पार्शियलिटी हो रही है, लेकिन इब्तिदा आपने की। गीबत ऐसी चीज है जो दो इंसानों के बीच में दूरियां पैदा करता है, जो इंसान के सारे करे किराए पे पानी फेर देता है। आपने कितना भी एहसान किया होगा मेरे ऊपर, कितना भी एहसान किया होगा, लेकिन अगर आपने, मुझे पता चला आपने मेरे पीठ के पीछे कुछ बुराई किया, तो आपके एहसान की कदर मैं नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए ऑफिसों में लॉयल्टी होती है, एक होती है ऑनेस्टी। दो चीज है। ऑनेस्टी किसको कहते हैं? आप ईमानदारी से वक्त पे आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। लॉयल्टी कहते हैं वफादारी, अपनी कंपनी की या अपने यूनिवर्सिटी की या अपने सीनियर्स की बाहर जाकर आप बुराई नहीं करते। अगर आपने नौकरी छोड़ भी दी है तो भी आप बुराई नहीं करोगे। हमारे वहां दो शख्स का इंटरव्यू हुआ, हमारे मैनेज सेठ थे, हमारे बॉस थे। मैं पूछा, दोनों में से एक शख्स को उसने पसंद किया, दोनों इक्वली क्वालिफाइड थे, दोनों का तजुर्बा सेम था। तो मैंने पूछा कि सर आपने इनको क्यों सिलेक्ट किया, उसको क्यों रिजेक्ट किया? बोला इंटरव्यू के अंदर मैंने उनको दोनों को एक सवाल पूछा कि आपने पुरानी नौकरी क्यों छोड़ी? जिसको रिजेक्ट किया उसने अपनी कंपनी की ढेर सारी बुराइयां की, तो मैंने सोचा कल मेरे वहां से भी जाएगा तो मेरी भी बुराई करेगा। और दूसरा था, उसको मैंने 4 बार पूछा तो बोला बस साहब ऐसे मुझे नहीं जम रहा था, मैंने छोड़ दिया। कि क्यों नहीं जम रहा था? बस साहब ऐसे आपस की बात है, लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन इट। तो मैंने सोचा कि ये यहां से जाएगा तो मेरी बुराई भी नहीं करेगा। तो कभी कभी आप किसी की बुराई करते हो तो आपको माइनस मार्क मिलता है। आमतौर पे हमारी आदत रहती है ना नैगिंग करने की, नैगिंग करते, रोते ले, कुछ लोग रोते ले रहते। आप जब भी मिलो तब कुछ ना कुछ शिकायत करते हैं, कभी ऑफिस की शिकायत, कभी बीवी बच्चों की शिकायत, कभी महंगाई की शिकायत। तो पीपल विल नॉट फाइंड यू पॉजिटिव। एवरीबडी लव्स पॉजिटिव पर्सनैलिटी। सबको पॉजिटिव लोग पसंद है, जो खुश मिजाजी होते हैं, जिनके साथ रहकर अच्छा लगता है, हंसी मजाक। ये आदमी रहता है तो उसको लाइफ ऑफ द पार्टी कहते हैं। आपने ये टर्म नहीं सुना होगा शायद, लाइफ ऑफ द पार्टी। कुछ लोग होते हैं ऐसे, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र तक वो वैसे ही रहते हैं। व्हाट इज लाइफ ऑफ ए पार्टी? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग नैगिंग नहीं करते हैं। जब आप इनको मिलोगे, इनको दर्द भी हुआ होगा, इनको यहां बगल में फोड़ा होगा, आप मिलेंगे तो ये प्यार से कैसे, अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है, हाँ है। पैसा नहीं होगा, बस स्टॉप पे खड़ा होगा, 1 घंटे से बस नहीं आई, कोई आएगा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस का इंतजार कर रहा हूं। दूसरा होगा 5 मिनट बस लेट आई, अरे क्या हमारा सिस्टम है यार, बस भी लेट है, अल्लाह ने पैसा भी नहीं दिया कि मैं रिक्शा कर लूं। तो वो नैगिंग शुरू कर देता है। तो जब आपके सामने कोई नैगिंग करेगा तो आप देखिएगा आपकी साइकोलॉजी, आप उस शख्स से दूर हो जाएंगे। चुनांचे अगर आपने भी नैगिंग किया, आपकी शिकायत खोरी की अगर आदत रही, तो हो सकता है लोग आपसे भी दूर हो जाए, आपको पता ना चलेगा। आप सोचे कि मैं इनके साथ इतना अच्छा हूं, मैंने इनका कुछ बुरा किया नहीं हूं, तो ये मेरे से दूर क्यों रहते हैं? आप नहीं जानते हो कि आपके अंदर जो नैगिंग एटीट्यूड है उससे लोग दूर भागते हैं। नैगिंग एटीट्यूड कभी भी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा वाकया मैं आपको हदीस में से सुनाता हूं, अय्यूब अलैहिस्सलाम का। कससुल अंबिया इब्ने कसीर ने इस वाकये को दर्ज किया है। आपको पता होगा नहीं, हजरत अय्यूब ये नबी थे, 70 ईयर की एज में इनको चिकन पॉक्स हो गया, 70 की एज में। और बाद रिवायतों में आता है कि 17 साल तक इनको था, 17 ईयर्स, 17 साल तक इनको था। यानी यहां तक कि इनके जो जिस्म के गोश्त के लुथड़े भी गिर जाते थे। लोगों ने गांव के बाहर कर दिया, कचरे के डब्बे के बाजू में। एक जमाने का नबी, जमींदार, बाइज्जत, लोग इन्फेक्शन की डर से उनको कचरे के डब्बे के पास छोड़ के कि अभी ये मर जाएगा, लेकिन जिंदा थे।
कोई अगर आके पूछता था शेख कैसे हो, दूर से बात करते थे, कोई नजदीक भी नहीं आता था। अल्फाज है हदीस के कि वो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जबान और मेरा दिल तो ठीक ठाक है, इससे मैं अल्लाह को याद करता हूं। आज हमको जरा सी सर्दी हो जाती है तो नमाज छूट जाती है कि नहीं, थोड़ी सी। आज जरा सा जुकाम हो जाता है या पेट में दर्द है तो हम माँ को चिल्लाते हैं आज खाना कैसा बनाया, जरा नमक ज्यादा गिर जाता है, चाय ज्यादा गिर जाती है तो नाराज हो जाता है। हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं रहा, पेशेंस नहीं रहा हमारे अंदर, इसीलिए फिर हमारे अंदर वो नैगिंग का एटीट्यूड आ जाता है। अब ये नबी है फिर भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्लाह ने फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका अहसनुल क़सस, हम तुमको खूबसूरत कहानियां सुनाते। इसमें क्या खूबसूरती है? किसी का बच्चा खो गया, कोई जमीन में धंस गया, कोई पानी में डूब गया, क्या बात है? इसमें खूबसूरती क्या है? इसमें खूबसूरती है इन कहानियों में से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सबक, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सबक है। जब आप अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हो तो आपको लगे कि आपकी बीमारी बहुत छोटी है। दोबारा जब आप बीमार पड़ेंगे, आप क्लास में बैठेंगे तब रोएंगे नहीं, हिम्मत से बैठोगे। मैंने देखा हूं लोग टीबी के पेशेंट है, इंटेस्टाइन का टीबी होता है, मैंने ऐसे मरीजों को देखा हूं 65 साल की उम्र में फिर भी वो लोग कमाते हैं, काम पे जाते हैं, बैग लेकर बंबई की ट्रेनों में लटक कर धक्के खा के हो जाते हैं। पूछता कैसे हो सर? अच्छा तो आपको टीबी? अरे वो तो रहता है ना निसार, डरने का थोड़ी, जिंदगी को थोड़ी रोकने का। यानी इनको देखकर हमारी हिम्मत अफजाई होती है, हम हट्टे कट्टे, ये कमजोर मरीज लेकिन हिम्मत वाला है। वरना क्या होता है, हम रोने की आदत हो जाती है, जब देखो तब रोते रहते हैं। 10,000 रुपया तो कहते मेरे पास 12,000 नहीं है, अल्लाह ने 15,000 दिया तो कहते 25,000 नहीं है, अल्लाह ने मारुति दी, सुजुकी दी तो कहते मेरे पास होंडा नहीं है, अल्लाह ने होंडा दी तो कहते मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। तो एक तरह की रोने की आदत हो जाती है गुफ्तगू में, तो लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। दिस इज पर्सनैलिटी। ये चीज आपको मैथ साइंस के क्लासेस अटेंड करने से नहीं आती है। कोई सीखता है क्या? टीचर खुद बेचारे ऐसे हो गए, जरा सा पूछोगे क्या हाल है तो मेरे शौहर ने रोज झगड़ा किया मेरे साथ। तो नैगिंग एटीट्यूड अगर निकल जाता है तो आदमी लोगों के सामने एक मजबूत शख्स बनकर पेश आता है। मजबूती का ये नहीं कि पहलवान है आप या किसी ने आपको थप्पड़ मारी तो भी आप खड़े हो गए, नहीं। मजबूती का मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है आदमी की, बर्दाश्त का मादा, चाहे वो बीमारी हो चाहे कुछ भी हो। और मैं आपको कहूं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं तकलीफ, लेकिन लग्जरी बर्दाश्त नहीं करते। ये भी एक चीज है, तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, लग्जरी में फेल हो जाते हैं। सब्र जो होती है, सब्र, पेशेंस, ये सिर्फ तकलीफ में नहीं होती है, सब्र होती है आपको लग्जरी में भी। आप देखो बनी इसराइल की जो कौम थी, बनी इसराइल की जो कौम थी, इनके ऊपर फिरौन का अजाब कितने सालों तक था? सैकड़ों सालों तक था। इनके बच्चों को कत्ल कर देता था, बच्चों को मार देता था, बेटियां जिंदा रखता था। यानी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि उसके अंदर बहुत बड़ा अजाब था, यानी बहुत तकलीफ थी इनके लिए, फिर भी उन्होंने सब्र किया। सूरह सजदा में अल्लाह फरमाता है क्योंकि बनी इसराइल ने सब्र किया, हमने इनको फिरौन से निजात दी। हार्डशिप के अंदर सब्र किया। लेकिन जब इनको लग्जरी मिली, मनोसलवा, जन्नत में से खाना मिला, तो क्या कहते हैं? सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है या मूसा लन नस्बिरु अला तामुन वाहिद, ऐ मूसा एक खाने पे सब्र नहीं होती है। जन्नत का खाना है, रेडीमेड खाना आता था, बर्तन धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, शाम को दूसरा खाना आता था, लग्जरी। लेकिन जो कौम तकलीफ बर्दाश्त कर पाई वो लग्जरी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आप में से भी होंगे बहुत लोग, अभी आपको बहुत हार्डशिप है, हॉस्टल में रहते हैं, लाइन लगानी पड़ती है नहाने के लिए, रोज आपको चद्दर साफ करनी पड़ती है, अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी कॉलेज में जाने का, रात को मच्छर सताते हैं, लग्जरी हार्डशिप है। फिर भी आप अच्छे आदमी हैं, बर्दाश्त करते हैं, नमाज पढ़ते हैं टाइम पे। उसके बाद आपको सैलरी मिल गई 50,000 की और आपको क्वार्टर्स मिल गया, अब आपको लग्जरी मिली तो आपकी फजर की नमाज गायब हो गई। तो जब अल्लाह ने आपको तकलीफ दी तो आपको सब्र करने वाला पाया, और जब अल्लाह ने आपको तकलीफ से आजमाया तो आपका सबसे पहला सब्र भाग गया। बिल्कुल बनी इसराइल की तरह हमारा भी हादसा होता है ऐसा। जब हम बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, रिक्शा नहीं मिलती है, चल के जाते हैं,
तो हमारे अंदर हार्डशिप आती है, हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा आता है। लेकिन जब अल्लाह हमको गाड़ी देता है, कार देता है, तो हम ऑफिसों में लेट पहुंचते हैं। कोई गरीब आदमी खड़ा रहता है, सोचते नहीं कि चलो बिठा दो यार एक बस स्टॉप तक, आदमी का पैसे बच जाएंगे, धूप में खड़ा है। हम लग्जरी में फेल हो जाते हैं। और अल्लाह फरमाता है वमन युबद्दिल निअमतिल्लाहि मिन बादी मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इकाब। जब कोई शख्स, जब कोई कौम अल्लाह की नेमत से, अल्लाह के ब्लेसिंग से उसको ठुकरा देती है, तो अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। फिर वही ब्लेसिंग्स, वही नेमत उसके लिए तकलीफ बन जाती है। पैसे वाले हैं, इनकम टैक्स, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज, लग्जरी कभी कभी अज़ाब बन जाता है। चुनांचे एज ए प्रोफेशनल, जब आप प्रोफेशनल हो तो आपको ख्याल करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नैगिंग एटीट्यूड मत रखो। जो भी आपको अल्लाह ने रोजी दी है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के अंदर इतनी ताकत है कि 8,000 10,000 में आपको लग्जरी से आपकी जिंदगी गुजार सकता है। अल्लाह की कुदरत है। और लाख रुपए में भी आपको कम पड़ेंगे, अरे यार इधर खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, पेनल्टी आ गई, अल्लाह ने आपके पैसे उड़ा दिए, क्योंकि आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं थी। तो सब्र और शुक्रगुजारी हर प्रोफेशनल के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन। आप ये मत सोचो कि हमारी दाढ़ी है, मुसलमान है, हमको लोग नौकरी नहीं देते। अगर आपके अंदर स्मार्ट पर्सनालिटी है, अगर आप एफिशिएंट है, तो लोग सामने चलकर आपको नौकरी देंगे। आपकी दाढ़ी होगी तो भी। हाशिम आमला को कैप्टन बनाया कि नहीं बनाया? दाढ़ी थी ना, इतनी लंबी दाढ़ी वाला कैप्टन पहली बार आया। लोग टेररिस्ट बोलते थे तो भी उसको कैप्टन बनाया। क्यों? कि भाई ही इज मोस्ट क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है। तो पता चला कि अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर वो पर्सनालिटी की चीजें हैं, जो लीडरशिप की क्वालिटी है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने इदारे को, इंस्टीट्यूशन को आप अच्छी तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नुकसान नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी। लोग ऐसी पर्सनालिटी को पसंद करते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोई कोर्सेज अटेंड करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हमारे ऑफिस में एक शख्स था, मामूली सी तनख्वाह, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि अगर पंखा चालू देखता था तो बंद कर देता। भाई कौन था यहाँ पे, पंखा क्यों चालू रख के चले गए? बाथरूम में नल चालू रह गया, बंद कर देता था। रात को जाने के वक्त जब सब साइन आउट करके चले जाते थे 8:30 को, ये सबसे लास्ट में जाते थे, देखते थे कोई कंप्यूटर का चालू तो नहीं रह गया, नेट का बटन, इलेक्ट्रिसिटी, छोटी छोटी चीजें किसी को पता नहीं है। किसी ने सेठ को बोला भी नहीं होगा कि ये सबसे लॉयल आदमी, ही इज अ रियल लॉयल पर्सन। बाकी उनसे डबल ट्रिपल सैलरी वाले आते हैं, काम करते हैं, कचरा भी फेंक के जाते हैं, टेबल के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये आदमी एकदम अप टू डेट। दिस इज कॉल्ड अ लॉयल पर्सनैलिटी। ये आपके अंदर होना चाहिए। आपको सैलरी नहीं मिलेगी, जब आपको काम पे रखा जाएगा तो आपको ये नहीं कहा जाएगा आप साफ रखना अपना टेबल, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद मत करो, ये आपको नहीं कहा जाएगा। लेकिन अल्लाह ने आपको ऑलरेडी कह दिया है, तो ऑफिस में आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस को, बट यू हैव टू डू इट एज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। एज ए प्रोफेशनल, अगर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग अंदर आप में नहीं है तो आप शायद अपनी नौकरी गंवा सकते हो। पीपल लव ऑर्गेनाइज्ड पीपल। कैसे मालूम पड़ता है कि आदमी ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है? कभी कभी इंटरव्यूज में रहते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में 5-6 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कौन सबसे सलाहियत वाला है? तो देखते हैं कि इनके अंदर ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी किसके अंदर है, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। तो क्या करते हैं, इनको दे दे कबर्ड, भाई ये कबर्ड आप जरा रीएडजस्ट कर डालो। अब वो कबर्ड खुलता है, फाइल बराबर रखता है, इलेक्ट्रिसिटी की बिल कौन सी फाइल में जाएगी, फलाना काम कौन सा। हालांकि वो प्रोफेसर होगा या मैनेजर होगा, क्लर्क है करने के लिए, लेकिन आपको आता है कि नहीं आता है? नहीं तो हमको एक आदमी रखना पड़ेगा, भाई हाथी पाला है। छोटी छोटी चीजें खुद कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ये सारी चीजें आपको एजुकेशन के साथ साथ सीखनी चाहिए। अपने कपड़े की इस्त्री अपने घर में खुद करो। अपना जो हॉस्टल का जो कमरा है, हमारे बोर्डिंग स्कूल, मैं बोर्डिंग स्कूल में था, हमारे में ट्रेनिंग मिलती थी। प्रिंसिपल आता था देखने के लिए कि किसकी बेडशीट बिस्तर पे सबसे साफ सुथरी रखी हुई है, एकदम टाइट लगाते ना बेडशीट लगाते एकदम, या किसके जूते साफ है, कबर्ड खोल के देखते किताबें बराबर रखी है कि नहीं है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, तो उसको इनाम मिलता था।
ये प्रिंसिपल हमारे थे, पारसी था, पारसी, लेकिन उसकी खासियत थी कि ही यूज्ड टू टीच अस, हालांकि ही इंग्लिश टीचर थे, लेकिन बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को ही वाज लाइक अ फादर, जाके देखने का कौन क्या करता है, कैसा है, क्या हो गया, जूते कैसे हैं, वाई योर शूज आर नॉट पॉलिश्ड, क्यों भाई पॉलिश क्यों नहीं किया, तुम्हारे सॉक्स मैले हैं, तुम्हारा ये है वैसा है, उस तरह से ही यूज्ड टू ट्रेन। तो क्या हो गया, वो बैच के सारे लोग ऑर्गेनाइज, कोई कस्टम ऑफिसर, कोई मैनेजर, आज मैं देखता हूं पूरा वो बैच पूरा टॉप पे पहुंचा, उनका जो बैच था वो। बात तो खाली पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन ये चीजें जिंदगी में आपको कोई सिखाएगा नहीं, तो आपको खुद सीखनी चाहिए। हर शख्स को इतना तो आना चाहिए कि कम से कम अपनी चीजों का ख्याल करे, पासपोर्ट किधर रखा है, एग्जामिनेशन स्लिप, बाज लोग एग्जाम्स में जाने के 10 मिनट पहले एग्जामिनेशन की स्लिप तलाश करते, कहां रख दिया मुझे याद नहीं है। ये एब्सेंट माइंडेडनेस नहीं है, ये केयरलेसनेस है, ये लापरवाही है। आप समझते हो शायद भूलने की आदत है, भूलने की आदत नहीं है। आप आइसक्रीम नहीं भूले खाने के लिए, आपको पता है कि शाम को आईपीएल की मैच है, फाइनल से आप नहीं भूले, आप भूले नहीं, आप लापरवाह है। जो शख्स अपनी चीजों से लापरवाही करता है उसको हम कैसे जिम्मेदारी दे सकते हैं बड़ी कि आप मैनेजर बन जाओ, आप प्रिंसिपल बन जाओ। आप सोचेंगे मैं सीनियर हूं, 10 साल से मैं पीएचडी किया हूं, लेकिन सर प्रिंसिपल की पोस्ट अलग होती है, उसकी जिम्मेदारियां अलग होती है। यू आर नॉट क्वालिफाइड। पर्सनल ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। साथ ही साथ लिबास, यानी नहीं कि ब्रांडेड पहनो, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता महंगे खरीदो, लेकिन लिबास ऐसे होने चाहिए जो आपकी सिंप्लिसिटी भी दिखावे, लेकिन आपको फकीर ना बनाओ लोगों के सामने। अभी 2 तरह की लिबास होते हैं, कैजुअल वेयर। कैजुअल वेयर में आप कुछ भी पहन लेते हैं, ट्रैक सूट पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया। एक होता है फॉर्मल वेयर। फॉर्मल के अंदर भी जब आप ऑफिस में जाते हैं, ब्लू शर्ट, चेक्स, रेड कलर का शर्ट है, मैच होता है नहीं होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है नहीं होता है, कुछ भी पहन के कुछ भी चले जाते हैं, तो दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। आपकी चॉइस हर चीज की, कलम की, जूते के लेस की, आपके बैग की, ये सारी चीजों की चॉइस जो है ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है। बाज लोग तो बहुत फंसी होते, पता आपको। अभी एक बड़ा जोक मशहूर हो गया था कि अभी अनाउंस हो गया था बेंगलोर में कि हेलमेट आगे पीछे दोनों को पहनने के लिए जरूरी है। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, अगर आप आगे बैठेंगे तो हेलमेट जरूरी है, पीछे बैठेंगे तो भी जरूरी है। तो किसी ने एक बड़ा अच्छा लतीफा जोक बनाया था कि एक बीवी अपने शौहर से कहती, जी मेरे पास 8 जोड़ी कपड़े हैं, हमको 8 जोड़ी मैचिंग की हेलमेट लेनी पड़ेगी भाई। 8 जोड़ी मैचिंग क्यों? पे हेलमेट मैच करेंगे ना स्कार्फ की तरह, तो मैच होना चाहिए, तो हेलमेट भी मैचिंग चाहिए, तो 8 जोड़ी मैच करने पड़ेगा। तो ये लोग रहते शौकीन, जोक था, लेकिन शौक होता है लोगों को, पैसा उड़ाते नहीं है, लेकिन एक शौक होता है। आपको भी शौक होना चाहिए कुछ चीजों का कि भाई हम अगर सफेद शर्ट पहनते हैं तो बटन बराबर लगे है कि नहीं है, इस्त्री है कि नहीं है, दाग तो नहीं है, कम से कम अपना ख्याल रखना चाहिए। आपकी बीवी जब आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। 50% काम तो ये खुद अपना कर लेते हैं और वो 25 जन को बोलेगी। आपके बच्चे भी ऐसी तालीम हो जाएंगे, 50% लाइफ आपकी इजी हो जाएगी, 50% आपके झगड़े कम हो जाएंगे। वेरी क्लियर, अंडरस्टूड। अब उसके बाद हमने देखा सब्र देखा, पेशेंस देखा, बातचीत के अंदाज देखा, नैगिंग पर्सनालिटी को छोड़कर पॉजिटिव जिंदगी में लाना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है चीयरफुल होना। चीयरफुल किसको कहते हैं? दूसरों की मजाक उड़ाना, इसको चीयरफुल नहीं कहते। ये दूसरों की मजाक उड़ाना तो कुरान में मना है कि किसी की मजाक मत उड़ाओ, लेकिन लोगों के साथ हंसते हंसते बात करना, ये अंदाज ये डेवलप करना चाहिए, और ये सब कर सकते हैं। मैं जब नया नया था ऑफिस में, किसी ऑफिस में काम कर रहा था, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, और डर लगता है, सब नए नए होते हैं ना, आप नए हैं, बातचीत करने के लिए डर लगता है थोड़ा सा, कौन है क्या है, कौन कैसा बोलेगा। तो हमारे जो सेठ थे उसके वालिद साहब बड़े खुश मिजाजी आदमी, हमें पता नहीं कि ये सेठ की वो है। मुझे पूछे क्या निसार, मिस्टर नडियाड वाला? बोला यस सर। हाँ कब से आए तुम? मैं बोला सर मैं कल से ज्वाइन हुआ हूं। अरे तुम नडियाड वाला गुजराती है, तुमको धंधा करना चाहिए ना, इतना नौकरी करने के लिए क्यों आ गए? तुम तो बिजनेसमैन है। इज जॉली गुड पर्सन, हंसते से बोल रहे। तो मैंने कहा कि हाँ सर मैं थोड़ा सा नया हूं। तो चले गए। मैंने पूछा कौन था? तो कहते हैं कि भाई सेठ के फादर थे। यानी बड़ा आदमी भी कभी कभी मुस्कुराता है। यू सी इट मेक्स योर जूनियर्स फील इजी। जब आप मुस्कुराकर बात करते हैं
आपके जो जूनियर्स हैं उनको अच्छा लगता है, और जब आप मुस्कुरा के बात करते हैं तो आपके कलीग्स को अच्छा लगता है। आपकी मौजूदगी कोई हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर डालता है। क्या हो गया? अरे यार प्रोग्राम शुरू करने का था, माइक खराब हो गया। सेटिंग करते हैं ना यार, बैठो इधर। शूटिंग चल रही थी हमारी कॉन्फ्रेंस की, एक बहुत बड़े स्कॉलर आए थे अफ्रीका से, बहुत बड़े। अब शूटिंग के टाइम पे कैमरा खराब हो गया। अब ये मेकअप करके बैठे हैं और 4 घंटे तक बैठे रहे, शूटिंग चालू नहीं हो रही है। दूसरा कोई होता तो हे क्या लगा रखा है, ये वो चिल्लाम चिल्ली। कहते भाई हम आराम करते करते थक गए हैं, कुछ काम दीजिए हमें। ही वॉज जॉली गुड, हंसते बताता है कि मुझे तकलीफ हो रही है। पीपल वर प्लीज। अरे क्या आदमी है यार, इतना बड़ा स्कॉलर मुस्कुरा के बात करता है। चीयरफुलनेस हमेशा हमेशा आप अपने साथ रखिए। जो आदमी चीयरफुल होता है उसकी इज्जत बहुत होती है। अपना गम दबा देता है आदमी, और लोग आपके कंपनी में अपना गम भूल जाएंगे, शराब की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते ना भाई इनका इसका नशा है। मैं क्यों? इसलिए कि इसके साथ रहते तो हम अपना गम भूल जाते हैं, और शराब पीने की जरूरत नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि कभी कभी कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है, कुछ क्वालिटी जैसी होती है जो हर शख्स चाहता है कि हमारे अंदर आवे, लेकिन हम सीखते नहीं है। महफिल खत्म करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को वो चीजें सिखाऊं जिससे मेरी अपनी आखिरत बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से कबूल करे, अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना कबूल करे, और हमने जो सीखा उस पर हमसे अल्लाह ताला हमको इल्म नाफिया नसीब करे, ताकि हमारी दुनिया आखिरत दोनों बन जाए। और कुछ अगर खता हुई हो, किसी को मैंने डांट दिया हो, तो भी मैं माफी चाहता हूँ, इसलिए कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, मेरा हक है कि मैं डांटूं, लेकिन मैंने कोशिश की है। सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।